ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 10। एंड इन केस आप यहाँ पर नए हो तो लेट मी टेल यू, हम 9 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी कर चुके हैं जिनमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से होता है उस टॉपिक में रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे रिवाइज करते हैं। प्लस वी लुक एट अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन ट्रिक्स, स्पेशली 1 to 6 वाले जो सेट है उनमें तो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कैलकुलेशन ट्रिक्स पे, अप्रॉक्सीमेशन पे, कि ऑप्शन देख के कैसे आंसर इजीली गेस किया जा सकता है। गेस नहीं बोलूंगी, मतलब डिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने देखा है प्रैक्टिस सेट्स में। तो प्लीज़ जाके इन सारे के सारे सेट्स को कर लो। अगर आप अभी आए हो तो इट्स ओके, आप 10 से शुरू कर लो, 10 कर लो, फिर 9 कर लो, 8 कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। कोन हैज अ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है उसकी 10 सेंटीमीटर, एक फ्रस्टम कट आउट कर दिया उसमें से। ठीक है, और उसका टॉप का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। देखो, फ्रस्टम हम कहाँ से काटते हैं? कोन से काटते हैं। कैसे? ये मेरा कोन होता है, इसमें मैंने यहाँ पर एक ऐसे कट लगा दिया। जब मैंने कट लगाया तो मुझे ऊपर एक क्या मिला? कोन मिला छोटे वाला, नीचे एक फ्रस्टम मिला। उस फ्रस्टम का जो ऊपर वाला रेडियस है, ऑब्वियस सी बात है, वो कोन में से कटा है और ऊपर छोटा कोन मिला है, तो ये दोनों सेम होते हैं और इस तरह से एक फ्रस्टम मिल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? बकेट जैसी शेप भी होती है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर कभी बकेट देता है तो वो किसकी बात कर रहे होते हैं? कॉनिकल फ्रस्टम की बात कर रहे होते हैं। करेक्ट। तो वो बोल रहे हैं कि इसका जो फ्रस्टम का ऊपर वाला पार्ट है, इसका रेडियस उसने आपको कितना दे दिया? 3 दे दिया। यानी इसका भी कितना रहा होगा? 3 रहा होगा। और बेस रेडियस पहले कितना था? 6 था। यानी इसका नीचे वाला भी कितना है? 6 है। वो बोल रहा है कि फ्रस्टम की क्या बता दो? हाइट बता दो। देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो हम क्या बोलते हैं कि जब हम, वैसे कोन कटिंग में अलग से भी करवाऊंगी बट अभी पढ़ लेते हैं। कोन में हम क्या कट लगा रहे हैं? पैरेलल टू बेस। अगर हम कोन में पैरेलल टू बेस एक कट लगाते हैं तो हमें एक छोटा कोन मिलता है, ठीक है, और एक फ्रस्टम मिलता है। अब आपको ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि सिमिलर फिगर्स कौन सी होती हैं? जिन फिगर्स का सब कुछ सेम है ना, वही तो सिमिलर हो सकते हैं ना। क्या फ्रस्टम कोन के सिमिलर हो सकते हैं? नहीं। तो छोटा कोन कोन जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है? बड़े कोन के क्या आ जाता है? सिमिलर आ जाता है, राइट। तो सिमिलर क्यों आ जाता है? क्योंकि इसका वर्टिकल एंगल भी सेम होता है। और देखो, ये जहां पर भी कट करोगे, इसका जो R1 होगा, या चलो छोटा r बड़ा r कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा समझाने में। जो छोटे वाले कोन का जो रेडियस है डिवाइडेड बाय बड़े वाले कोन का रेडियस, इक्वल टू छोटे वाले कोन की हाइट डिवाइडेड बाय बड़े वाले कोन की हाइट, ये ओरिजिनल वाले। और सेम चीज स्लांट हाइट पे भी लागू होगी, राइट। तो ये क्या होता है हमारे पास कि छोटा वाला कोन है, बड़े वाला कोन है। अब इसको फाइनल देखते हैं अगर हम, कि ये एक कोन था, यहीं पे सारा ही समझ लेते हैं। थोड़ा ढंग से ड्रॉ करती हूँ। ये एक मेरा कोन है, मैंने इसको यहाँ पे कट किया, तो मेरे पास क्या आएगा? आर बाय आर इज इक्वल्स टू एच बाय एच इज इक्वल्स टू एल बाय एल। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बिग, क्या आएगा मेरे पास? इनमें से कोई भी उठा लो, उसका क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर मैं ये बोल दूं कि ये एक कोन था, इसको मैंने यहाँ पे कट किया, ठीक है, और ये कहाँ पर कट किया? मान लो लेट्स से इस पूरे की हाइट कितनी थी? 2 थी, ठीक है। कि पूरे की हाइट 2 थी, जब मैंने कट किया तो छोटे वाले की हाइट 1 आई। तो राइट, तो इनके रेडियस का रेशियो क्या हो गया? 1:2। तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? 1/8 होगा, राइट। तो यानी कि स्मॉल कॉन की वॉल्यूम कितनी है? 1 है। बिग कोन की वॉल्यूम कितनी है? 8 है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो ये आता है कि फ्रस्टम की वॉल्यूम कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं। ठीक है, आई नो कोन कटिंग अलग वीडियो में करवानी है, तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन से अलग जा रही हूँ मैं, बट मैं जितना कोन यहाँ पे कर सकते रिवाइज वो सारा करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन होता है उसके अंदर? हम क्या बोलते हैं कि मान लो 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर क्या है? मेरी बड़े वाली हाइट है। एक मैंने यहाँ पे कट मारा, एक मैंने यहाँ पे कट मारा। कहाँ? एक 3 सेंटीमीटर ऊपर से, दूसरा ऊपर से 6 सेंटीमीटर पर, और ये तीसरा तो क्या है मेरे पास? 9 सेंटीमीटर है। ये क्या है मेरे पास? वो वाला कोन है जिसकी हाइट कितनी है? 9 है। ये सिमिलर होगा उस वाले कोन के, जब मैंने क्या किया? देखो, जब आपने ये वाला कट लगाया, ये फर्स्ट कट मान लो उसको, ठीक है। जब आपने ये वाला कट लगाया तो नीचे एक फ्रस्टम मिला और एक ये वाला छोटा कोन मिला, दिख रहा है पिंक वाला। तो ये कितना हुआ? वो वाला कोन है जिसकी हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब देखो, ये फिर जब तीसरा कट लगा, सेकंड कट लगाया, तो ये ब्लू वाला कोन मिला। ब्लू वाला कोन कौन से? जिसकी हाइट क्या है मेरे पास? 3 है, ठीक है। तो
अब इनकी जो हाइट्स की रेशो है मेरे पास, वो कितनी है मेरे पास, 3:6:9, यानी कि 1:2:3। अरे 3 क्यों लिखते हैं मैंने यहाँ पे, है ना, क्या है अपने पास, 3:6:9 है, तो रेशो क्या आ गई, 1:2:3 आ गई। अब देखो पॉइंट जो वो क्वेश्चन में पूछता है और वो आता है, जब आपसे वो पूछ ले वॉल्यूम, तो आप कर दोगे क्यूब, आप बोलोगे 1:8:27। बट द थिंग यू नीड टू रिमेंबर द मोस्ट हियर इज कि ये किसकी वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन्स की है, राइट। ये मेरा कौन सी वॉल्यूम है, जो भी मैंने बोला था ना, ब्लू, ब्लू से लिख दूं क्या छोटे बच्चों की बात हो जाएगी कि कलर से लिख दिया, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये जो ब्लू वाला कौन बनाया सबसे छोटा, उसकी है। ये 8 वॉल्यूम किसकी हुई, जो पिंक वाला छोटा कौन बनाया हमने, और ये 27 किसकी हुई, ओरिजिनल या फिर बिग कोन की। लेकिन ये वो ऑप्शन में देता है, लेकिन पेपर के अंदर क्या पूछता है, स्टार लगा के हम लिखते हैं, आस्क्ड इन एग्जाम फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ all three parts after the two cuts। ठीक है, वो इन तीनों पार्ट्स की वॉल्यूम पूछ रहा है, वो तीनों कोन्स की वॉल्यूम नहीं पूछता। तो मेरे पास क्या होता है, मतलब मैंने 2D में बना दिया अभी के लिए, देख लो ये कितना होता है अपने पास, 1, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से समझो, राइट। तो एक बात बताओ, जो ये वाला कोन है छोटे वाला, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 1। बड़े वाले कोन की वॉल्यूम कितनी है, सेकंड जो बड़े वाला है उसकी वॉल्यूम कितनी है, 8। तीसरे बड़े वाले की वॉल्यूम कितनी है अपने पास, 27, यही आया। ठीक है, तो फर्स्ट एक बात, तो पूरे पार्ट की वॉल्यूम कितनी है, 27 है, राइट। उसमें से जब आप ये वाला पार्ट कट कर दोगे, तो आपके पास कितनी वॉल्यूम, सॉरी, पहला सबसे ऊपर वाले पार्ट की वॉल्यूम तो कितनी रहे, 1 ही रहेगी। ठीक है, अब देखो आपके पास इट्स लेट्स से ग्रीन, इस वाले पार्ट की वॉल्यूम आपके पास कितनी है अब, 8 वॉल्यूम है, लेकिन 1 तो मैंने उड़ा दिया ना, क्योंकि मुझे ये तो मैंने उड़ा दिया, ठीक है, इसकी वॉल्यूम मैंने निकाल दिया। वो कह रहे ये इस पार्ट की वॉल्यूम बताने, वो कोन की वॉल्यूम नहीं बोल रहा। तो इस पार्ट की वॉल्यूम कितनी आएगी, ये पूरा 8 था, ये 1 था, तो इस पार्ट की वॉल्यूम कितनी आएगी, 7। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, इस तीसरे पार्ट की वॉल्यूम बता दो। इतने पार्ट की वॉल्यूम कितनी आ चुकी है, 8 आ चुकी है। तो अब मैंने जो सेकंड लेवल तक का मेरा कोन था ऊपर वाला, 6 हाइट वाला, उसको उड़ा दिया। तो थर्ड पार्ट की वॉल्यूम कितनी आएगी, पूरे की 27 से माइनस 8 जा चुकी, तो इसका आंसर कितना आएगा, 19। तो आइए आपको डायरेक्टली देखो, आज मैंने समझा दिया, बट 99.99% जैसे आपको पेपर में हाइट की रेशो दिखी 1:2:3, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर वो कोन की पूछते तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1:8:27, और 3 पार्ट्स की पूछेगा तो 1 1 रहेगा, फिर 8 - 1 7, 27 - 8 19। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक बार वापस से क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब क्योंकि मैं सारा कुछ समझा चुकी हूँ, तो आई हैव द लिबर्टी हियर कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर अब फिगर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम बिना फिगर के देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, उसने क्या बोले कि फ्रस्टम कट कर दिया मैंने को। ठीक है, तो मेरे पास एक स्मॉल कौन आ गया, कहाँ गया पेन, तो मेरे पास स्मॉल इज टू बिग की जो भी रेशो देखना चाहूँ मैं, वो क्या है, देखो उसने टॉप रेडियस 3 सेंटीमीटर बोला है। ये जो टॉप रेडियस है किसका है, फ्रस्टम का, यानी टेक्निकली स्मॉल वाला कौन का रेडियस है, 3:2, बड़े वाले का क्या है, 6। तो ये क्या आ गया, 1:2 आ गया, राइट। तो एक बात बताओ, अगर ये 1:2 आया है, मतलब इसके छोटे वाले का रेडियस 1 है, इस बड़े वाले का रेडियस 2 था, तो यानी कि ये चीज तो हाइट के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो अगर इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट 2 थी। तो अब बाई चांस की बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर, तो अगर ये 1:3 आता, तो फ्रस्टम की हाइट कितनी हो जाती, 3 - 1 = 2 होती, लेकिन इस केस में 2 - 1 = 1 ही आ रही है फ्रस्टम की हाइट भी। मुझे फ्रस्टम की हाइट निकालनी है, भाई फ्रस्टम की हाइट निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, कोन की हाइट, वो तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, रेडियस कितना है अपने पास, 6, और अपने पास ये पेन लैग करने लग गया आई थिंक, और अपने पास लैंड हाइट कितनी है, 10 है। तो सबको पता है ये L होता है, ये R होता है, ये H होता है, और ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, 3 4 5 वाला बन रहा है, 6 8 10 बन रहा है। तो यानी कि हाइट क्या आनी थी मेरे पास, 8 आनी थी। तो यानी कि फ्रस्टम की हाइट क्या हो रही है, हाफ हो रही है, तो यानी कि वो भी क्या होगी, 4 आएगी। टेक्निकली कौन की हाफ हो रही है, लेकिन बाई चांस क्योंकि सब कुछ हाफ होता है, तो जो बचा हुआ हाफ है वो भी फ्रस्टम को ही मिल रहा है। ठीक है, अगर ये 1:3 की रेशो में बट रहा हो, तो मान लो हाइट आती 9, चलो एग्जाम्पल दे ही देती हूँ, ऐसे ही रहेगा ये, यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसको लिखते हैं, इफ क्वेश्चन वाज डिफरेंट, ऑल्दो
मैं ये कर रही हूँ कि अभी मैंने जैसे ये लेवल का क्वेश्चन डाल दिया कि हाफ वाला आ गया, तो अब 1-2 सेट के बाद इसी क्वेश्चन का एक लेवल ऊपर कर दूंगी, ठीक है। इफ द क्वेश्चन वाज डिफरेंट, तो अगर उसकी रेडियस 1:3 की रेशो में बट रहा होता, ठीक है, तो यानी कि हाइट भी किसकी होती 1:3 की रेशो में, तो ये किसकी होती स्मॉल कोन की, ये किसकी होती बिग कोन की होती, राइट। और मान लो उसकी टोटल हाइट आती 9, तो ये क्या हो जाता 9, ये क्या हो जाता 3, तो फ्रस्टम की कितनी आ जाती है आपके पास 6 आ जाते हैं उस केस में, ठीक है। 1/3 नहीं आती, 1/3 तो छोटे वाले कोन की आती। ठीक, ये सब हो गया रिवाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे विच इज अबाउट फ्रस्टम, ठीक है। अब देखो आप लोग को फ्रस्टम पता है कोन का, ठीक है, लेकिन फ्रस्टम एक्चुअल में क्या होता है, क्या बोले हम कि कट जब हम लगाते हैं पैरेलल टू द बेस ऑफ एनी पिरामिड, ठीक है, किसी भी पिरामिड के अगर आप बेस के पैरेलल एक कट लगा देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, एक फ्रस्टम मिल जाता है। जब हम कोन में लगाते हैं तो हमें ऊपर कोन मिलता है, नीचे वो वाला फ्रस्टम मिल जाता है जिसका बेस और टॉप कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। लेकिन अब हम जनरल फ्रस्टम की बात करते हैं, तो जनरल फ्रस्टम के लिए भी हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्मूलेस पढ़ने पड़ेंगे। देखो एलएसए क्या होता है अपने पास, पिरामिड का एलएसए क्या होता है, आप मुझे कॉमेंट करके बताओ, ठीक है, या मैं बता ही दूं। वैसे तो मैंने पिरामिड प्रिज्म बहुत बार बताया, तो आज नहीं बता रही, ठीक है। जो लोग सिंसियरली पढ़ते हैं, मतलब मेरी वीडियोस बहुत टाइम से देखे, उनको तो पता ही होगा। तो अब हम क्या करें, फ्रस्टम का, फ्रस्टम क्या होता है, हाफ इंटू स्लांट हाइट इंटू पेरीमीटर 1 प्लस पेरीमीटर 2, मतलब नीचे वाला प्लस ऊपर वाला क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिए पैरामीटर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब इसके पास टॉप भी है और बेस भी है, वरना तो पिरामिड के पास सिर्फ क्या होता था, बेस होता था, टॉप तो होता नहीं था, पॉइंटेड होता था। लेकिन जब बीच में से कट लगा दी तो टॉप और बेस दोनों बन गए। अब क्या करेंगे, हम टी एस से निकालेंगे। टी एस से कैसे आ जाएगा, टी एस से इज इक्वल्स टू एल एस से निकाल दो, ठीक है। एक तो लेटरल सरफेस एरिया होगा प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ बनेगा, देखो ये एक ऊपर एक थिंग, ये नीचे एक थिंग जो कि ऐसे होगी, ये मेरा एक तरह से किसी भी पिरामिड का फ्रस्टम है। तो ये कितना हो जाएगा, एल एस से प्लस ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, राइट। अब किसकी बात आती है, वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होती है पिरामिड की, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 1/3 इंटू हाइट इंटू, अब क्या हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस A1 इंटू A2 हो जाता है। ये किसका होता है, मेरा जनरल फ्रस्टम, ठीक है। अब इस जनरल फ्रस्टम को हम जरा लगा देते हैं कॉनिकल फ्रस्टम पे, जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा है। तो कॉनिकल फ्रस्टम में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एस से, देन वी हैव टी एस से एंड देन वी हैव वॉल्यूम। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलो। वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास फ्रस्टम की, 1/3 पाई, कोन की क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। देखो इसी से मैच कर रहा है। बस एरिया 1 क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, तो इसलिए एक पाई आर आ गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस आर आर हो गया। टोटल सरफेस एरिया की, चलो पहले लेटरल लिख दो, तो लेटरल सरफेस एरिया कौन का क्या होता है अपने पास, पाई आर एल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल। टी एस से कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल, जो कि क्या है मेरे पास एल एस से है, और प्लस में क्या हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला, यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है सबको। ये पूरा का पूरा क्या कर लिया हमने, फ्रस्टम का, कोन की कटिंग का, और जनरल फ्रस्टम, कॉनिकल फ्रस्टम, सब कुछ रिवाइज कर लिया। कितने सारे रिविजन हो गए यहाँ से, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, बोलते हैं कि एक सर्कल को इंस्क्राइब किया ट्राइंगल ए बी सी में, जो कि टच करते हैं ए बी बी सी और ए सी को पी क्यू आर पे, ए आर ए और से गिवन है। ये बहुत ही क्लासिक, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है पर्टिकुलरली इजी है, बट हमारा एम है कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, तो हम क्या करने वाले, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं, क्या कहते हैं क्वेश्चन। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आज पीवाईक्यू है, मतलब इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी को कहाँ पे टच करता है, पी पे, बी सी को कहाँ पे टच करता है, क्यू पे, और ए सी को कहाँ पे टच कर रहा है, आर पे। ए आर उसने आपको दे दिया 5, आर सी आपको गिवन है 6, और ए बी आपको गिवन है 12, मतलब ये पूरी 12 गिवन है, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, पहली बात यहाँ पर जो लग रही है, क्या कर रहे हैं हम, ये एक ट्राइंगल के अंदर मैंने एक सर्कल लगा दिया, तो ट्राइंगल के अंदर का सर्कल क्या होता है, मेरे पास इन सर्कल होता है। अब एक बात बताओ, ये सर्कल को बाहर एक टच कर रहा है, ये 3 क्या है, 3 जो मैंने ब्लू लगाए हैं ये क्या है, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ टेंजेंट्स हैं, ठीक है।
कॉन्सेप्ट समझेंगे इस तरह से कि आपको कभी दोबारा वो प्रॉपर्टी रटनी नहीं पड़ेगी कि क्या बोला है मैंने, आप सिर्फ समझो और उसको याद रखेगा हमेशा। तो इस पॉइंट से दो ये टेंजेंट लगे, तो ये दोनों टेंजेंट कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स बने, तो ये दोनों टेंजेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इस पॉइंट से ये दो टेंजेंट्स बने, तो ये दोनों टेंजेंट्स कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब एक बात तो दो अगर मेरे को पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर देखना है तो मैं क्या करूंगी, इस वाइट वाले को प्लस ये वाइट वाला प्लस ये दो येलो वाले प्लस दो ये ग्रीन वाले, तो यानी कि अगर मैं कहूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है तो क्या मैं बोल सकती हूँ सम ऑफ टेंजेंट्स इंटू टू, है ना। ये जो तीन टेंजेंट्स थे मेरे पास, एक ग्रीन वाला, एक येलो वाला और एक कौन सा था, व्हाइट वाला, इन तीनों टेंजेंट्स को अगर मैं ऐड करके ट्वाइस कर दूं तो यही तो मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आएगा, राइट। अब देखो ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, अब ये पूरी 12 थी तो ये कितना हो गया 7, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, राइट। अब ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पूछा क्या उसने, पेरीमीटर बता दो, तो आपके पास पेरीमीटर क्या आएगा, 5 प्लस 6 प्लस 7 का डबल। यही तो बताया ना मैंने, पेरीमीटर क्या होएगा, टेंजेंट्स को ऐड करके डबल कर दो। कितना हो गया 6 और 5 11, 11 और 7 18 इंटू 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 36। क्लियर है। अब एक ही छोटी सी चीज हम देख चुके हैं, अब इसी में थोड़ा सा इसको ना क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी तो मैंने वर्बली बता दिया ना, क्या करेंगे हम, ठीक है मैंने बोला फटाफट से बनाते हैं, चलो बिना बोले इतना तो आपको समझ में आ गया क्या बन रहा है, ठीक है। क्या बोला था मैंने, पी क्यू आर थे, वही लगाते हैं क्वेश्चन के रेफरेंस में, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम, एक बात तो आपको बेसिक कन्वेंशंस पता है क्या होती हैं कि अगर ये ए वर्टेक्स है तो ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड बी सी, जो कि बी और सी से बनके मिल रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, छोटा ए बोलते हैं। जो ए और सी से मिलके बन रही है तो यानी बी वर्टेक्स के ऑपोजिट है, इसको बी साइड बोलते हैं। जो बी और ए से मिलके बन रहे हैं वो सी बन रही है। उन लोग के लिए जिनकी ज्योमेट्री पूरी नहीं हुई है या जिन्होंने रैंडमली इधर उधर से ज्योमेट्री कर ली उनके लिए है, जिनको ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता है कोई बात नहीं, फास्ट सुन लो, रिविजन चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक कन्वेंशन होती है। तो हम क्या बोलते हैं, एक छोटी सी चीज की, एक बात बताओ, जो ये ए क्यू है ना मेरे पास आता है, ये ए क्यू एक बात तो किससे बन रहा है, ए पॉइंट इधर है इसके पास, ठीक है, मतलब इधर वाली पार्ट से बन रहा है जो ए बी इंक्लूड हो रही है और इसमें ए सी इंक्लूड हो रही है, राइट। तो ए क्यू को मैं क्या बोलूंगी, ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, यानी सेमी पेरीमीटर माइनस ये वाली साइड जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर मुझे क्यू सी निकालना है, अच्छा एक बात तो ए क्यू और किसके इक्वल होगा, ए पी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर मुझे क्यू सी निकालना है, इसमें कौन सी साइड इंक्लूडेड है बताओ, ये बी सी, दिख रहे हो मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है, मैं इसलिए नहीं कर रही ताकि फिगर खराब ना हो। और यहाँ पर क्या जा रहा है मेरा ए सी, ये और ये है इसके पास, तो बचा क्या सी, तो यानी कि क्यू सी वाली जो मेरे पास वैल्यू है वो मेरे पास क्या आएगी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। और ये क्यू सी किसने इक्वल होगा, मेरे पास आर सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास, इधर से देखो बी आर, बी आर मेरे पास कहाँ से जा रहा है, ये इसके पास सी वाली लाइन आ रही है ए बी, और इसके पास बी सी आ रही है, तो इसके पास क्या बचा, ए सी, यानी कि बी बचा। तो ये क्या होगा, सेमी पेरीमीटर माइनस बी इज इक्वल टू, और ये किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास, बी पी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है ये सेमी पेरीमीटर माइनस, ये क्यों है, इस क्वेश्चन में नहीं यूज होगा। अब अगले 2-3 सेट के बाद देखना ऐसा कोई क्वेश्चन दूंगी कि आपके पास पेरीमीटर होगा और मान लो ये कुछ निकालना है, डायरेक्टली ये निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेमी पेरीमीटर माइनस ये वाली साइड, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा अब ये किसके बराबर आती है अपने पास, लेट मी राइट इट विद अदर पेन। अच्छा मान लो मैंने इसको कन्वेंशन दे दिया x, इसको बोल दिया y, इसको बोल दिया z बोल दिया। टेक्निकली एक्स वाई जेड है क्या, ठीक है। और जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में लैंग्वेज यूज की थी उस टर्म से बोलूँ तो एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है, टेंजेंट्स है, राइट। तो आप टेंजेंट्स इनको वर्बली समझ के देखो, और अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए तो आप ऐसे समझ के देखो कि ये इन दोनों में इंक्लूड हो रहा है, राइट। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एस माइनस बी आ रही है, ठीक है, ऐसे करके। तो अब यहाँ से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो निकल के आते हैं वो ये आते हैं, एक तो अपने पास पेरीमीटर वाला है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। दूसरे जो आते हैं हमारे पास, एक आता है हमारे पास एरिया का और एक आता है हमारे पास इन रेडियस का, क्योंकि सर्कल अंदर बना रहे हैं तो इन रेडियस की बात करनी पड़ेगी। और दोनों में छोटा सा एक कंपैरिजन की, एक में डिवीजन है एक में मल्टीप्लीकेशन है, तो सोचो कौन सी चीज बड़ी होती है, किसी चीज का रेडियस बड़ा होगा या एरिया, एरिया ना, तो एरिया कौन सा वाला होगा, मल्टीप्लाई वाला, और इन रेडियस कौन सा होगा, डिविजन वाला। तो यानी कि इन रेडियस की वैल्यू आएगी अपने पास एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और इस पूरे पे क्या होता है, रूट होता है। एरिया की वैल्यू क्या आती है, एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड,
और इस पूरे पे भी क्या होता है अपने पास, रूट होता है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको यहाँ से और याद रखने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जो फिगर समझ में आती है और जो पीछे की माइंड है कि ये टेंजेंट्स हैं, ये ऐसे है और ये इक्वल होते हैं, वो समझना जरूरी है। जब वो समझ में आ जाता है तो कभी भी क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ता है। तो अब जब भी क्वेश्चन दिखेगा तो वो फिगर जो है और जो टेंजेंट की वजह से इक्वल हो रहा है वो चीज माइंड में आ जाएगी, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्या बोला था उसने, लेंथ है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की 11 सेंटीमीटर। बस छोटी सी बात पता होनी चाहिए थी कि क्यूबॉइड का जब हम डायगोनल बोलते हैं ना, तो यानी कि वो किसकी बात कर रहा हो, तो उसकी स्पेस डायगोनल की, या फिर जिसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल, या फिर जिसको क्वेश्चंस में लिखा होता है मेंसुरेशन क्वेश्चंस में एज लॉन्गेस्ट रॉड, यहाँ पे कैन आएगा, दैट कैन फिट इन द रूम और बॉक्स, ठीक है, कुछ भी जो चीज़ है आपके पास। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर द रूट, ठीक है। ये पैरेलल पाइप के उसमें बहुत डिटेल में फेस और स्पेस डायगोनल बताया है, जिसको देखना हो तो पैरेलल पाइप वाली वीडियो देख लें। तो यहाँ से अगर लेंथ ऑफ डायगोनल 11 है तो यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट 11 है, तो इसको 121 लिख दूँ। तो अब सरफेस एरिया क्या है, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब वो सरफेस एरिया खाली बोलता है तो वो किसकी बात कर रहा होता है, टोटल सरफेस एरिया की। तो यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इज इक्वल्स टू कितना बोल रहा है वो, 240 बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, एल प्लस बी प्लस एच निकालने को बोल रहा है। क्या ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का था, जस्ट इन द सेंस दैट आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो उसके अलावा तो ये किसका क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या होता है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 121 प्लस क्या होता है अपने पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच यानी कि 240, ये कितना हुआ 360। तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, 19, विच इज माई ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अरे हमने पिछला क्वेश्चन किया तो है ना कभी, हाँ कभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्वेश्चन ना करवाया हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने एज टेस्ट दिया था, क्यों, क्योंकि सिलेंडर की रोल, रेक्टेंगल से सिलेंडर कैसे बनता है, ये वाला कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुकी थी बहुत अच्छे से। तो मैंने सोचा चलो टेस्ट के लिए दे देते हैं। बस एक तो चेंज था कि रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर था यहाँ पे, जो कुछ बड़ी बात तो थी नहीं। तो फटाफट से देख लेते हैं, बल्कि इससे तो क्वेश्चन और ईजी हो गया ना, कि आपको सोचना ही नहीं पड़ा कि जिस साइड से रोल किया है तो कौन सी साइड हाइट बनेगी और कौन सी साइड सर्कमफ्रेंस बनेगी, राइट। ओके, क्या बोलता है वो कि एक स्क्वायर की शीट है, उसको रोल किया है लॉन्ग वन ऑफ इट साइड्स टू फॉर्म अ सिलेंडर। इफ देयर इज एनीबडी वॉचिंग दिस वीडियो जिसको ये रोलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि स्क्वायर या रेक्टेंगल को रोल करके सिलेंडर कैसे बनता है, तो ये वीडियो करवा रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके देखो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्रैक्टिस सेट करने वाले रेगुलर लोग हैं तो उन्होंने वो वीडियो देखी है, तो मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। हम अब डायरेक्ट फटाफट, ओके व्हाट द हेल डिड आई जस्ट डू, ये क्या हो गया, ओके है ठीक है, मुझे क्वेश्चन होता। तो फटाफट से करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हाइट कितनी आई, 44, और जो इसका 2 पाई यार बेस आया वो भी कितना आया, 44। तो जब ये 44 होता है तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए अब तक तो इतने क्वेश्चन कर करके कि रेडियस कितना होता है आपके पास, 7 होता है। तो वॉल्यूम निकालनी थी, कुछ भी नहीं था, पाई आर स्क्वायर एच था इसका आंसर, 7 7 कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 44 इंटू 22 इंटू 7। आंसर ये आना था। इट वॉज अ टेस्ट क्वेश्चन जस्ट टू सी। अगर कोई है जिसको नहीं आता था तो कमेंट करके बोल दो कि नहीं आता, बट आई विल बी रिवाइजिंग इट नाउ। और जिसने वो वीडियो कर रखी है वो भी कमेंट करके बताओ कि ये हमने वो वीडियो कर रखी है। और अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताओ कि जो क्वेश्चन 1 में मैंने इतना सारा रिवाइज करवाया, क्या वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, कर दिया करो प्लीज, थोड़ा अच्छा लगता है। आप इतना कुछ मतलब आई एम श्योर दिन में 15-20 मिनट तो अपनी लाइफ के टाइम वेस्ट करते हो ना, जिसमें एंजॉय करते हो, कुछ कुछ करते हो, तो हार्डली 2 मिनट लगते हैं यार, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन था, इन अ ट्रायंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोपोर्शन ऑफ देयर मेजर्स। इजीएस्ट क्वेश्चन था, बट वो क्वेश्चन था जो कभी कभी सडनली ऐसे हो जाता है यार ये क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो तो ना ब्रेन फेड मोमेंट हो जाता है जब पेपर के अंदर नहीं स्ट्राइक करता। इसीलिए आई एम इंसर्टिंग सम इजी क्वेश्चंस, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जो मतलब कई बार हमें बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं और जो सबसे इजी चीजें होती है ना बेसिक, वही हमसे गलत हो जाती हैं। तो पेपर में ऐसा ना हो, इसके लिए मैंने क्वेश्चन डाला था, ठीक है। क्या है ये 3, मतलब कहने का मतलब ये था इस क्वेश्चन का कि क्या इनमें से कौन सी ऐसी पॉसिबल रेशो है जो नहीं हो सकती अगर हमारे ट्रायंगल के सारे सारे एंगल्स इंटीजर्स हैं, राइट। तो एक बार तो 3 और 2 5 और 1 6, तो अगर 6 यूनिट्स की वैल्यू 360 है, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो मतलब इस केस में तो आ सकता है हमारे पास एंगल्स इंटीजर्स में। तो बेसिकली जो भी मेरे पास यूनिट्स में यहाँ पर आना था, इसको क्या होना था, फैक्टर ऑफ 360 होना था, बस। ओ सॉरी 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 सॉरी, गालियाँ दे देंगे लोग मुझे इतनी देर में तो, है ना, क्या कर
फैक्टर ऑफ 180 होता है। हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसको फैक्टर ऑफ क्या होना था, 180 होना था। सेकंड केस में कितना हो रहा है, 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 यूनिट अगर 180 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 15 के, तो ये भी हो सकता था। ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 और 5 18, 18 180 के बराबर हो सकता था। इस केस में कितना आएगा, 8 और 7 15 और 6 21, तो 21 को जब 180 पे करोगे तो किस पे जाएगा, प्लस 3 7 से 360, तो 7 यूनिट को जब 60 मानोगे तो आपका आंसर इंटीजर में नहीं आ सकता। तो यानी इन तीनों में जो सम था वो 180 का फैक्टर था, डी में नहीं था, तो डी का क्या आएगा, डी इज द आंसर, क्योंकि उसने कैन नॉट पूछा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या है कि एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, सीधी लाइन नहीं बनती भाई मुझसे। अब देखो, थोड़ा सा माइंडसेट की सेंस में सिखाना चाहूंगी इस क्वेश्चन में। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब ट्राइंगल के केस में बना लिया करो, बट सर्कल के केस में स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि ट्राई किया करो कि, और लेबलिंग एक स्टेप बाद किया करो कि मतलब ऐसा मत किया करो कि क्वेश्चन पढ़ा इन अ सर्कल दिस इज अ कॉर्ड, और सर्कल देखते कॉर्ड बना दी, सेकंड लाइन क्वेश्चन की पढ़ी नहीं। बहुत बार क्या होता है, कॉर्ड एक्सटेंडेड टू दिस मच पॉइंट, फिर उस पॉइंट से कुछ करना है, तो इस तरह से बनाया करो फिर उस केस में कि आपको दिखे जो मतलब एक्सटेंड करके करना है, किसी से ज्वाइन करना है, तो वो आप इजीली कर पाओ। तो इसलिए सर्कल के क्वेश्चन स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री पूरे पढ़ने के बाद फिगर बनाया करो। ट्राइंगल वाले फिर भी थोड़ा थोड़ा साथ साथ बनाते जाओ ना, तो काम चल जाता है। ठीक है, उसने बोल दिया कि राइट एंगल एट बी है, ए बी को बोल रहा है वो कितना है, 18 है, बी डी वो बोलता है, ये बी डी है, वो क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर है ए सी के, सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी डी, मतलब ये और ये। अब देखो यहाँ पर ये जैसी क्वेश्चन दिखा ना, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको फॉर्मूलाज, रिजल्ट्स, थ्योरम्स, टिप्स पहुंचे, तो आपको पेपर में एक चीज स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि इसका मतलब कुछ तो क्या चल रहा है ये, कि अगर मैंने एक बीडी लाइन लगा दी और वो बीडी लाइन मेरे पास क्या है, हाफ ऑफ ए सी है, ऐसा कब होता है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल से मैंने एक परपेंडिकुलर डाली, ये हाफ है, ये हाफ है, तो मुझे कमेंट करके बता दो कि ये क्या केस बन रहा है। अब यहाँ पे यूज होगा तो अच्छी बात है, नहीं यूज होगा तो देख लेंगे, बट मेरे आगे बढ़ने से पहले इसी टाइम वीडियो को पॉज करके बताओ कि इफ बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी और ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो व्हाट, ये कौन सी कंडीशन लग रही है, क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या डिड्यूस कर सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, रिवीजन हमेशा एक्टिव रिकॉल और कंसेप्चुअल सेंस में करोगे। पेपर में तो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, लेकिन नॉलेज तो आपको सब्जेक्टिव सेंस में होनी चाहिए ना, तो इसका आंसर कमेंट करना भी क्या भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल है बी ए सी, मान लो इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा, बोलते इज इक्वल टू एंगल बी सी। अच्छा भाई, ये तो थीटा और थीटा दोनों मिल गए, तो ये तो क्या ही मिल गया भाई, ये तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। करवाना क्या चाह रहे हो, वो बोल रहे ए सी के स्क्वायर में से बी डी का स्क्वायर बोल दो। भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन था। एसी के स्क्वायर में से बीडी का स्क्वायर, अभी तो वो बोल रहा था बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, और बीडी क्या है, हाफ ऑफ एसी है, तो मतलब एसी के स्क्वायर में से माइनस एसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पूछना चाह रहा है वो, तो यानी कि मेरे को चाहिए क्या, 3/4 एसी का स्क्वायर। अब आप बोलोगे यार मतलब कुछ है इस क्वेश्चन में, एक बात बताओ, अगर ये थीटा और ये थीटा मेरे पास इक्वल है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, 45 45 90 का, 45 45 90 का ट्रायंगल कैसा होता है, 1 1 इज टू रूट 2 का। तो अगर ये 18 है तो ये तो 18 होनी ही होनी है, और ये पूरी क्या होनी है, 18 रूट 2 होनी है, बस खत्म क्वेश्चन। तो क्या आएगा ये 3/4 इंटू ये कितना है, 18 रूट 2, यानी कि 18 का स्क्वायर 324, रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 2 ये कितना हो जाएगा 162, यानी कि ये कितना हो जाएगा 486 इज माई आंसर। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीबडी, राइट। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इसलिए बहुत सारी रिविजन इस क्वेश्चन की हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी करवा रखी है, तो उसको रिवाइज कर लेना जिसको करना हो। जो कर चुका वो वेल एंड गुड, अगर उसके नोट्स बनाए थे तो जाके रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगी सीम्स टफ बट इजी, एंड द ओनली थिंग दैट मेक्स इट इजी इज द रेट। ठीक है, कुछ भी और रेट होता, ये क्वेश्चन क्या होता, बहुत डिफिकल्ट होता, बट हमें पता है दी 11 इज द नंबर जिसके हमारे को स्क्वायर, क्यूब, 3 पावर, 4 पावर, 5 पावर निकालने क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इजी होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, कंपैरेटिवली इजी। ठीक है, करें हम इस क्वेश्चन को। देखो सीधी सी बात है, अपने पास क्या होता है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, हम बोलते हैं कि अगर 10% का 10% मतलब क्या होता है, 11/10,
2 साल होते तो स्क्वायर करते, 3 साल क्यूब करते, तो यानी क्या करना है 11/10⁵ करनी थी। तो यानी कि 11⁵ हमारे पास क्या होता है, जिसको याद है डायरेक्टली वो होती है 161051। नीचे क्या आएगा 10⁵ आ जाएगा। जिसको नहीं याद है तो सीधी सी बात ध्यान रख लो कि कैसे करोगे आप। देखो आपको क्या बोलते हैं 1331 याद होना चाहिए, उसके बाद 14641 याद होना चाहिए। नहीं याद ना, तो सीधी सी बात है 14641 को क्या करना है 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, करो मल्टीप्लाई और आगे बढ़ो। इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि 10% था। ठीक है, बस अब ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो अमाउंट ही निकालना है आपको, राइट। तो आप एक बात बताओ, मेरे को पर्सनली देखो परसेंटेज टर्म्स मस्त लगते हैं करने में, क्योंकि 0 0 कट जाते हैं। आप करो कैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको थोड़ा सा अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ। 16105 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो मैं ये निकालना चाह रही हूँ कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने परसेंट है। इंटू 100 करूंगी तो नीचे क्या हो जाएगा 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या हो जाएगा 161। तो यानी कि अमाउंट क्या है 161.05% है ऑफ प्रिंसिपल। तो मेरे को जो आंसर निकालना है वो निकालना है 161.051% ऑफ 4500, राइट। और ये कैसे निकलेगा देखो, इसको क्या करूँ 160 में ब्रेक करूंगी, प्लस 1% में ब्रेक करूंगी, प्लस 0.5 सॉरी 0.05 में ब्रेक करूंगी। ठीक है, ये है ना जीरो तो इधर का है, तो 0.05 में ब्रेक करूंगी। 1 को भी हम इग्नोर करें कोई बात नहीं। ऑफ कितना निकालना है, ये क्या है परसेंट है, ऑफ कितना है 4500 है। तो 4500 का अगर मुझे 160% निकालना है तो मुझे क्या करना है 45 को 160 से मल्टीप्लाई करना है। जीरो को ऐसे ही रखो, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 90, 90 को 8 से करोगे कितना आएगा अपने पास बहुत 720। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 7200। 1% 4500 का कितना है 45। एक बात बताओ, किसी चीज का 0.05% निकालना है, इसको 5 बाय में कुछ मत कन्वर्ट करो। ठीक है, सिंपल सोच के देखो 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू है आपके पास 45। तो 0.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 22.5। आपको किसकी निकालनी है 0.05 की, तो बस एक डेसिमल इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 2.25। तो ये कितना हो जाएगा 2.25। तो आपका आंसर आएगा 7247.25। ठीक है, बट ये एग्जैक्ट नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा बेसिकली 0.001 इग्नोर किया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसको भी ऐड करते तो, लेकिन इतने भी पास नहीं थे हमारे ऑप्शन, इसलिए हमारा काम चल गया। तो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, हमारा आंसर क्या आएगा 7247.3 आएगा। क्लियर है। ठीक है, 11 की वजह से क्वेश्चन इजी था, तो इसलिए कभी भी 11 की कितनी भी पावर आ जाए 11 की पावर से कभी मत डरना। ठीक है, समझ आ गया, चलो आगे। ओके, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये है सर्कम सेंटर की डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड सर्कम सेंटर इन सेंटर को बहुत डिटेल में मैं किसी तो एक वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, कहीं पे क्वेश्चन आया था। तो वैसे तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी काफ़ी दोबारा ही, बट उसमें और भी ज़्यादा डिटेल होगी अगर, तो इंपॉर्टेंट लिंक्स वाली पीडीएफ में से एक बार देख सकते हो। बट वैसे मैं यहाँ पे पढ़ा ही रही हूँ दोबारा, तो अगर नहीं भी देखना तो इट्स ओके। ठीक है, शुरू हो जाते हैं। 1 सेकेंड में रुक जाओ, बस सांस लेने दो। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ पूरा, वापस क्वेश्चन पे आऊंगी। 1 सेकंड में आपसे आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं पहला पेज लगाते हैं अपने पास। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं। सर्कम सेंटर इन सेंटर साथ साथ बताऊंगी, चलो ठीक है। 2 फिगर ड्रॉ करती हूँ, उसी में करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा मेसअप नहीं करेंगे। नीड हुई तो पेज अगला करती जाऊंगी, फिगर बार बार नहीं बनाऊंगी। ठीक है, एक वाइट बना देती हूँ। पेज बाय पेज ही चलो करते हैं और प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे, मतलब जो पैरामीटर के बेस पे प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे अपना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं सर्कम सर्कल। एक चीज होती है अपने पास इन सर्कल, ये कहाँ होता है इनसाइड द ट्रायंगल है, राइट। ये क्या होता है ट्रायंगल के अंदर है, इन सर्कल है ना, इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल। ये क्या होता है इंस्क्राइब्ड है ट्रायंगल को, इंस्क्राइब इन ट्रायंगल। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, डेफिनेशन बता रही हूँ क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल है ना, ये सर्कल जो है इसने ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है। तो ये कहाँ है आउटसाइड ट्रायंगल के है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अपने पास जो आता है वो डेफिनेशन आती है। किसकी आती है भला सर्कम सेंटर की, और किसकी आती है अपने पास इन सेंटर की। इन सेंटर सबको पता है क्या होता है, जहां पर एंगल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। ऑल एंगल बाइसेक्टर्स मीट। चलो और अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा डिटेल में।
ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मीट। ये क्या होता है? ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है? जहाँ पे सारी की सारी साइड्स के जो होते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो मीट करते हैं। इन सेंटर कौन सा होता है? जहाँ पे ऑल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स मीट। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या होता है? नेक्स्ट अब किसकी डेफिनेशन देखना है? सर्कम रेडियस की और इन रेडियस की। इस केस में देख लेते हैं, फिगर बनाने की नीड पड़ेगी तो। देखो ये मेरे पास सर्कम रेडियस है, ठीक है, दिस इज माई रेडियस समवेयर, राइट। कहाँ है रेडियस? का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंस। इस पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो इक्वल होगी। तो सर्कम रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है? पॉइंट जो कि इस क्वेश्चन के अंदर है, ध्यान से सुन लो, पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? अब इन रेडियस देख लो, ये एक ट्रायंगल है, ये इसका सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है, ये भी सर्कल का रेडियस है। तो इन सर्कल इन रेडियस की डेफिनेशन, माय बैड यार, सर्कम सेंटर की ही डेफिनेशन है यार ये, है ना। तो सर्कम सेंटर क्या है? वो पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इक्वी डिस्टेंस इज इक्वल टू द सर्कम रेडियस। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस इक्वल है ये क्या है? सर्कम रेडियस है। अब इन सेंटर की डेफिनेशन क्या है अपने पास? पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, ये किससे? साइड से, वो किससे है? वर्टिसेस से। और ये जो इक्वी डिस्टेंट है, यही डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू इन रेडियस। आ गया मेजर डिफरेंस? आपको समझ में आ गया? अच्छा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लोकेशन ऑफ इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। ठीक है, अब अगेन ये सारे के सारे जितने भी ऐसी चीजें होती है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो, सर्कम, इन सेंटर, इसकी सेपरेट वीडियो है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही है मेरे चैनल के, और बहुत अच्छी बनाई थी मैंने, बहुत मेहनत से। देखने तो वो पूरी देख लेना। फिलहाल के लिए यहीं पे इन दोनों का पढ़ लेते। तो इन सेंटर की लोकेशन क्या होती है? ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल। देखा आपने, क्योंकि इन सर्कल है, हमेशा ही ट्रायंगल के अंदर होगा, तो इसका सेंटर हमेशा क्या होता है? ऑलवेज इनसाइड दी, ये ट्रायंगल नहीं है ब्रो, ऑलवेज इनसाइड दी ट्रायंगल होता है। लेकिन सर्कम सेंटर क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक एक्यूट ट्रायंगल होता है अपने पास, एक अपने पास कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज होता है, और एक क्या होता है अपने पास? राइट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये कहाँ होता है अपने पास? सर्कम सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल होता है। ठीक है, किसकी देख रहे हैं? लोकेशन देख रहे हैं इनकी। ऑब्ट्यूज कहाँ पर होता है मेरा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है? आउटसाइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है? यहाँ होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर होता है। ठीक है, देखा था? कुछ याद आ रहा होगा, पता नहीं, मे भी किसी को आ रहा हो ना आ रहा हो। ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज है, विच इज इक्वल टू ओ, विच इज माई सर्कम सर्कल। तो ये क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज पे होता है। अच्छा, क्या कोई मुझे एक चीज कमेंट करके कष्ट करेगा कि ये कौन सा सेंटर होता है? जैसे इन सेंटर सर्कम सेंटर होता है, ये बताओ कौन से टाइप का सेंटर होता है? क्या? 90 डिग्री वर्टेक्स। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री वर्टेक्स होते हैं वो कौन से सेंटर की तरह एक्ट करते हैं? मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है? इनसाइड होता है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने लोकेशन। और क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में? चलो इनके फॉर्मूलाज रिलेटेड पढ़ लेते हैं। सबसे पहले किसके पढ़े हम? इन रेडियस के पढ़ लेते हैं, छोटे वाले आर्क के। ठीक है, ये किसका होता है? इन रेडियस का। इससे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। एक तो एरिया क्या होता है अपने पास? इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर होता है फॉर एनी पॉलीगन। ये किसी भी पॉलीगन पे लागू होता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर ट्रायंगल, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर ऑल्सो, एंड क्या बोलते हैं, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन आफ्टर 3 साइड्स, ऐसे लिख लो। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, किसी भी पॉलीगन पे एप्लीकेबल है, इस ढंग से लिख देंगे। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? ओके हाँ, ट्रायंगल्स में देखते हैं ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल, या चलो ट्रायंगल वाइज अलग से बताती हूँ, ऐसे नहीं करते। पहले आर आर देख लेते हैं, फिर ट्रायंगल वाइज देख लेंगे।
ठीक है। और अपने पास क्या होता है, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस का सबसे फेमस फॉर्मूला जो अपने पास होता है वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4r, यानी कि एरिया क्या होता है, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर। यानी यहाँ से r लिखना चाहोगे तो क्या हो जाता है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ट्राइंगल का रूल हम पढ़ते हैं, साइन रूल। तो उसी का एक एक्सटेंशन होता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी, मतलब सी बाय साइन सी। ये अपने पास साइन रूल होता है, बट ये साइन रूल में एक्चुअली सब किसके इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन करते हैं राइट ट्राइंगल के अंदर। राइट ट्राइंगल के अंदर इन रेडियस मेरे पास क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेन्यूज, या फिर हम बोलते हैं पी प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मेरे पास जो सर्कम रेडियस होता है वो कितना हो जाता है मेरे पास, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज हो जाता है। क्लियर है। अब किसकी बात कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो मेरा सर्कम रेडियस है वो क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय √3, और इन रेडियस क्या हो जाता है, ए डिवाइडेड बाय 2√3। और इसीलिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाती है एक चीज, इस सर्कल को हटा देती हूँ, इसकी नीड नहीं है ना। और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाता है कि जो मेरा आर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इन रेडियस होता है, यानी कि जो सर्कम रेडियस होता है वो इन रेडियस का डबल होता है, यानी कि r इज टू r इज इक्वल्स टू 1:2 होता है। ठीक है। इसी के अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, ओनली एंड ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, ध्यान से सुनना, r इज टू r इज टू r ई अपने पास क्या होता है, 1:2:3 होता है। ये क्या है अपने पास, x रेडियस है। ठीक है, चलो बहुत सारी चीजें हो गई रिवाइज। अब हम करते हैं फटाफट से क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन करने के अंदर 1 सेकंड लगना चाहिए। क्या बोलता है क्वेश्चन, कि ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सेंटर है ओ, तो ओ क्या पता चल गया मेरे को, सर्कम सेंटर है। लेंथ है साइड की एबीसी, तो अभी अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि साइड की लेंथ से होकर कुछ रिलेशन होता है, नहीं होता, वो इन सेंटर का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज about distances from O is to, distance from O to side A is equal to distance from O to vertex A, no। मतलब वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, सोचो कि यहाँ वर्टेक्स है और यहाँ पे साइड से डिस्टेंस, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, साइड ए से डिस्टेंस, साइड बी से डिस्टेंस, नो। वर्टेक्स ए से ट्वाइस वर्टेक्स बी, नो। डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू वर्टेक्स बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू वर्टेक्स सी। यही तो पढ़ा था अभी हमने, देखो यही था ना, कि सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल वर्टिसेस, और इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फटाफट से करते हैं इसको, इजी क्वेश्चन था। क्या है, पहली इंस्टॉलमेंट में मानती हूँ 100, दूसरे में क्या लग रहा है, 6% इंटरेस्ट लग रहा है, तीसरी में क्या लग रहा है, 6 के साथ साथ 6% और इंटरेस्ट लग गया, 12 लग गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग नहीं हो रही, तो 106 पे नहीं लग रहा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बेस पे ही लग रहा है, तो 100 प्लस अगली बार क्या हो गया, 18 हो गया। या इसको रादर अगर 6:2 समझोगे और इसको 6:3 समझोगे तो हल्का सा ईजी होगा। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, कि जो डेट है जो मुझे देना है वो मेरी सेंस में तो कितना आएगा, 400 प्लस ये कितना हो जाएगा अपने पास, 18 और 20, 30 प्लस 36 हो गया। इस केस में इजी, अदरवाइज क्या करोगे, 6 करके 1 प्लस 2 प्लस 3 करोगे, मतलब जो भी यहाँ पे रेट है उसको कॉमन निकालोगे और फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 पे जो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 वो लगाओगे। ठीक है, मान लो अगर 6 इंस्टॉलमेंट दे देता तो नॉर्मली ना ऐड करते ना, वो लंबा पड़ता है नॉर्मल ऐड करने वाला। ठीक है, तो हम ये करना प्रेफर करते हैं। यानी मेरा डेट कितना हो गया, 436 का, वो तो बोल रहे डेट इतने का है, तो मेरे को निकालने का इंस्टॉलमेंट यानी 100 की वैल्यू, 26160 डिवाइडेड बाय 436 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 100। ये क्या हो गया, 4 से काटोगे 109, ये 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, 5 एंड 4 तो ये कितना हो गया, 6 से कट गया, आंसर क्या आएगा इसका, 600। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो सबको आता था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में ये 12% लेस की वजह से जो है ना, थोड़ी सी मुझे लगता है कई लोग सिली मिस्टेक कर देंगे, इसीलिए ऐड किया था। ठीक है, लेकिन इनके साथ नहीं हो तो आपको मेरा जो बेस है डिसऑनेस्ट का वो बता देती हूँ। ठीक है, वैसे तो बताया था रिसेंटली, अब पता नहीं प्रैक्टिस सेट 9 में था या ऑलिव बोर्ड के सॉल्यूशंस में, सुन लो चलो फटाफट से। बेस क्या है इसका, कि आपको हर चीज डील करनी है एसपी बाय सीपी के ऊपर। याद क्या रखना है आपको, एसपी वो है व्हाट शॉपकीपर गेट्स, मतलब शॉपकीपर की जेब में जो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिख रही हूँ मैं, उसकी जेब में जितनी कोई चीज आ रही है ना, ये वो है। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो व्हाट कस्टमर पेस, मतलब कस्टमर की पे, मतलब जैसे कि अगर उसने कुछ धांधलेबाजी की और उसने 800 ग्राम गाजर दिया आपको, ठीक है, लेकिन आप तो 1 किलो समझ के लाए हो, तो आपने 1 किलो के पैसे दिए, तो उसको जेब में कितने जा रहे हैं शॉपकीपर की जेब में, तो 1 किलो के पैसे जा रहे हैं पूरे के पूरे।
लेकिन उसकी जेब से गए कितने हैं, यानी कि जो सीपी है, व्हाट गोज फ्रॉम शॉपकीपर्स पॉकेट। ठीक है, अब मैं इस साइड जेब नहीं लिख रही, ठीक है ना, इतनी तो आप समझ ही जाओगे मीनिंग, है ना। तो ठीक है, तो अगर उसने आपको 800 ग्राम गाजर दी लेकिन आपको दिखाया 1000 दिए, तो जेब में पैसे तो कितने गए उसके, 1000 ग्राम के, लेकिन उसकी जेब से गए कितने, बाहर कितने गए, 800 ग्राम के। तो यानी कि कितना हो जाए, ओह शिट, डिड आई जस्ट डू समथिंग, नो, 800। ठीक है, समझ आई बात। अब वो बोल रहे कि एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है जिसने अपनी ग्रोसरी सेल यूजिंग वेट्स दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट्स। ठीक है, तो यानी कि अगर उसके 12% लेस की बात कर रहा है, तो अगर उसके ट्रू वेट्स 100 है तो उसने वेट एक्चुअली में क्या यूज किया, 88 यूज किया। ठीक है, गलती से भी 112/100 मत कर लेना कि ठीक है कि उसके 112 के वेट को उसने 100 किया, नो, उसने 100 के वेट को 12% कम किया, यानी 88 किया। नहीं समझ आता तो ये इसको क्या करो, केजी में समझने की कोशिश करो कि उसके पास 1000 ग्राम का बट्टा बोलते हैं ना, उसको बट्टा दिखाना था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, 12% लेस का यूज किया, मतलब आपको तो दिखा रहा है कि 1000 ग्राम ही कर रहा हूँ बट्टा, लेकिन एक्चुअली में जिस पे 1000 ग्राम लिखा है वो बट्टा एक्चुअली में कितने का है, 880 ग्राम्स का है। तो कम का है, 12% लेस का है, ऐसे समझो। ठीक है, ठीक है, और ये तो क्या कर रहा है, वो चीटिंग वाली कर रहा है। और वैसे उसने मार्कअप भी कर रखा है प्राइस को 10%, तो यानी कि इससे तो क्या आएगा, 10%, 11/10 आएगा। और इस चीटिंग से क्या होगा, अभी मैंने क्या बोला है, ऊपर क्या लिखते हैं हम, सेलिंग प्राइस, नीचे क्या लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, जो उसको मिल रहा है, तो उसको पैसे तो पूरे 100 के मिल रहे हैं, जेब से उसके कितना जा रहा है, सिर्फ 88 जा रहा है। तो 11/8 हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 100/80 बच गया, यानी कि उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 80 पे। तो यानी कि कितना हो गया, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। दो बातें समझने की थी, एक ये कि 112/100 नहीं करना, गलती नहीं करनी। अब ये थोड़ा-सा मतलब जो ग्राम्स देखो, डिसऑनेस्ट सेलर को 3 स्टेप्स में समझो। पहला वाला होता है जिसमें डायरेक्टली ग्राम्स दिए होते हैं, वो आपको समझ आ चुका है, मैं करवा चुकी किसी 2 वीडियो में। सेकंड स्टेप क्या हुआ, जब वो 12% समथिंग लेस की फॉर्म में देगा, और एक लेवल इसी में एक और डिफिकल्टी लेवल लाएँगे, लेकिन वो अगले किसी सेट में आएगा, ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर लो। ये समझ आ गया, 1-2 दिन बाद जब अगले सेट में आएगा, 1-2 सेट बाद, तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? बस ध्यान क्या रखना है इस बात को कि एसपी बाय सीपी किस टर्म्स में देखना है। ठीक है, कि एसपी उसकी जेब से जा रहा है और सीपी क्या, और उसकी सॉरी, एसपी उसकी जेब में आ रहा है और सीपी उसकी जेब से जा रहा है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब वो था कि नजर उठाते ही आंसर मार्क होना चाहिए, लेकिन अगेन द ओनली रीजन आई गिव दिस क्वेश्चन इज कि कई कभी हमें जो इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं हम उसी में सिली कर जाते हैं, या फिर हमें स्ट्राइक नहीं करते, हम सोचते हैं क्या हो गया। ठीक है, टेंस प्लेस पूछ लिया तो उसने इसीलिए कि टेंस प्लेस देख के तो आप सोचो यार टेंस प्लेस निकालना तो डिफिकल्ट है, यूनिट डिजिट तो ईजी होता है, वो भी इतना बड़ा नंबर दे दें, शिट नहीं होगा। और आप इसको क्या करो, फर्स्ट राउंड में स्किप कर दो, जबकि क्वेश्चन कुछ नहीं, क्यों, 30 की पावर पूछ रहा था वो, 3030, तो क्या होता है, 30 को आप 3 into 10 लिखोगे, तो 3 की पावर समथिंग, और 10 की पावर 3030 सोचो, तो यानी कि जो भी नंबर आएगा ना उसके बाद 3030 जीरोस आएंगी, जो भी इसका आंसर होगा, यानी इसके आंसर में कुछ तो आएंगी यहाँ पर, 3 की जो भी पावर करके आएगा। वैसे तो अगर आपको वो ये भी पूछ लेता ना, एक बात बताती हूँ अभी, बहुत मस्त चीज इस क्वेश्चन के अंदर, कि 3030 जीरोस आ रही हैं, तो इसके 10th प्लेस पे तो क्या आना था, आंसर 0 आना था। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या बच रहा है, 3 की पावर 3030 इंटू आपके पास बच रहा है 10 की पावर 3030, तो एक तो आपके पास क्या आएंगे इसमें, 3030 जीरोस आएंगे। तो क्या वो आपसे पूछ सकता है कि राइट साइड से 303 फर्स्ट टर्म बता दो, एक्चुअली में पूछ सकता है वो आपसे। तो क्या आप बता सकते हो, यस, आपको क्या बताना है उस केस में, आपको क्या बताना होगा, इसको एक अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करोगे, और आपको क्या बताना होगा, इसका जो भी यूनिट डिजिट आएगा। और क्या इसका यूनिट डिजिट आप बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, 303 से क्या लगाओगे, साइक्लिसिटी लगाओगे, 4 से डिवाइड करके। तो मुझे क्या, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा, अगर नहीं पता चला, इन केस अगर आपको लगता है नहीं आता ना कोई कॉन्सेप्ट, तो बता देना कमेंट करके, मैं टेलीग्राम पे फटाफट से उसको ऑडियो में या उसमें बता दूंगी। लेकिन अगर आपको आता है तो इसी टाइम मुझे कमेंट करके बताओगे कि 3 raised to the power 3030 का आपके पास यूनिट डिजिट क्या आएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत इजी था अगेन। देखो मैं इसीलिए इजी कॉन्सेप्ट डाल रही हूँ क्योंकि कई बार हम बड़ा बड़ा पढ़ लेते हैं और इजी चीजें भूल जाते हैं, तो हम, और थोड़ा बैलेंस भी होता है। देखो अगर मैं सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दूं, जैसे मैंने फर्स्ट करवाया इन रेडियो सर्कम और इन वाला करवाया, तो 10 क्वेश्चन होंगे एक वीडियो में फिर तो, क्योंकि मतलब अगर कॉन्सेप्ट रिविजन ऐसे करेंगे तो। ठीक है, ओके, कहाँ है हम क्वेश्चन नंबर 12 में, कि x की पावर m को x की पावर n से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और प्रोडक्ट मिला है 1, तो बता दो कि रिलेशन m और n में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, x की पावर m प्लस n,
ये मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। और 1 कब आता है हमारे पास, जब हम किसी भी चीज़ की पावर 0 कर देते हैं। तो यानी m प्लस n की वैल्यू क्या आनी थी, 0। तो m इक्वल टू क्या आएगा इस केस में, -n। फटाफट से हम क्या करते हैं, हमारे नहीं, न्यू पेज, इंडिसेस रिवाइज कर लेते हैं, एक फ्लो में करूंगी। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1। x की पावर m इंटू एक्स की पावर n मुझे क्या देगा, x की पावर m प्लस n। x की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर n क्या देगा, x की पावर m माइनस n। x की पावर m की पावर n क्या देगा मुझे, x की पावर m n। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, पावर्स हो गया, और क्या होता है, बस यही। ठीक है, और x की पावर 1 तो क्या देगा मेरे को, x देगा, ये तो आपको पता है, ईजी है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये लोग कई बार मिस कर देते हैं, गलती से सिली मिस्टेक करते हैं। तो x की पावर 0 क्या होता है अपने पास, 1 होता है। चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे। 500 रुपए का सम है, बोलता है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज 64। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, बहुत देर से बोल रही हूँ। ओके, देखो ये भी मैं रिसेंटली बता चुकी हूँ किसी तो सॉल्यूशन सेट में या फिर उसमें, बट हम क्विकली फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्या होता है अपने पास, SICA का डिफरेंस रिवाइज करें। फर्स्ट ईयर का जो हम SICA का डिफरेंस होता है D1, वो 0 होता है कि पहले साल में सेम होता है। D2 अपने पास क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R बाय 100 का स्क्वायर। बस इसको R स्क्वायर बाय 100 करने की मिस्टेक मत कर देना, सिली मिस्टेक हो जाएगी। तो प्रिंसिपल इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है, D3 डिफरेंस क्या हो जाता है अपने पास, पहले D2 लिखेंगे P बाय R बाय 100 का स्क्वायर, और फिर अपने पास क्या होता है, इसको 3 प्लस R बाय 100 लिख लो, या डायरेक्टली लिखो 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, ऐसे लिख लो। ठीक है, तो क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, क्या बोलते हैं, सम ऑफ 500 है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 का स्क्वायर, क्योंकि रेट तो हम निकाल रहे हैं, 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 64 आएगा। अब देखो, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मतलब R स्क्वायर है, R है, क्या है क्वेश्चन नॉर्मली डुएबल है, नो, बट क्या हम ऑप्शंस लगा सकते हैं, यस यस यस, अब यस, सीधे सीधे ऑप्शन से करो। अब देखो ऑप्शन से करोगे कैसे, 12.5 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे 12.5 का स्क्वायर करोगे, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या करोगे, 312.5 और डिवाइड बाय 100 करो। सोचो कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब 100 काट भी दो, 312.5, फिर ऊपर से 12.5 का स्क्वायर। यहाँ पे तो भाई छोटा सा नंबर आ रहा है, 64। ठीक है, 10 करोगे तो 310 बनेगा। ठीक है, 310 में 0 0 कट जाएगा, 31 आएगा, मे भी कुछ हो सकता हो। फिर 315 बनेगा। एक बात बताओ, क्या ये आपको 1 सेकंड में नहीं स्ट्राइक करना चाहिए था, 20 देखते कि 320 64 से कट सकता है, सिंपल। तो यहाँ पर क्या आना था, 500 इंटू 20% का मतलब क्या, वो रेट कितना है, 20। तो 20/100 का मतलब क्या होता है आपके पास, 1/5। तो 1/5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/25। ये कितना हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 काट दो, 5 से 5 काट दो, 5 डिवाइडेड बाय 320 कितना होता है आपका, 64। और वही मेरा आंसर था, तो यानी कि मेरा रेट कितना आता, 20%। तो फॉर्मूलाज याद रखोगे यहाँ से ये वाले। ठीक है, और यहाँ से ये ध्यान रखो, इस क्वेश्चन की यही लर्निंग है, इसको देख के रुकना नहीं है, डरना नहीं है कि अगर इस स्टेज में क्वेश्चन पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो फटाफट से ऑप्शन लगाओ, लेकिन हल्का पार्ट वर्बली करो। ये मत करने लग जाना, मान लो 20 डी पे होता, तो ये नहीं कि पहले 12.5 पूरा लिखने लग गए, 15 लिख के देख लो, 10 लिख के देख लो। एक बार चारों ऑप्शन में नजर मार के देखो कि क्या कोई ऐसा नंबर बन रहा है जो इजीली कट रहा हो, तो पहले उससे स्टार्ट करें ना। मान लो चलो 20 ना होता, यहाँ पे कोई और नंबर होता, पहले बार तो 64 आया तो 20 ही बनता, कहने का मतलब वहाँ पे मान लो 128 होता और उसकी वजह से कुछ और रेट आना होता, तो और फिर भी 20 होता, तो आप 20 में तब भी ट्राई कर सकते हो 320 देख के पहले। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि रैंडमली सारे ऑप्शंस लगा दिए, ऑप्शंस को भी समझो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लगाओ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ये भी एक छोटी सी चीज होती है, अगेन टाइम एंड वर्क बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सबको लगता है एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने का होता ही नहीं चैप्टर, तो है ना, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीजें इग्नोर हो जाती हैं, इसलिए क्वेश्चन डाला था। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मैं क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, एक बार टाइप के दूसरी बार टाइप के, तो मैं पूरे पूरे क्वेश्चन पढ़ के नहीं दिखा रही हूँ। ठीक है, और जो भी लोग टेलीग्राम से आए हैं सिंसियरली, उन लोगों ने तो टेलीग्राम से ऑलरेडी पहले खुद अटेम्प्ट किया होगा, फिर यहाँ पर आए, और नहीं अटेम्प्ट किया तो आप पॉज करके 1 मिनट रीड कर लो, अगर आप वीडियो से डायरेक्टली कर रहे हो तो बेट मैं पूरा रीड करके दिखा रही हूँ, मैं हिंदी में डायरेक्टली क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक इनलेट पाइप ए है, एक इनलेट पाइप बी है, और इन दोनों को मिला के, ठीक है, पूरे इन दोनों को मिला के जितना टाइम लगता है ना, बी को उससे 9 मिनट ज्यादा लगते हैं, ए को उससे 4 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो अगर ये एक्स है तो इसको x+9 टाइम लगता है, इसको x+4 टाइम लगता है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या कि अगर a प्लस बी को x टाइम लगता है, a को x प्लस n टाइम लगता है,
b को x प्लस n टाइम लगता है तो x की वैल्यू हमारे पास होती है mn का रूट। तो इस केस में x की वैल्यू क्या आएगी 9 इंटू 4 का रूट विच इज गोइंग टू बी 6। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, व्हेन विल द सिस्टम बी फुल, बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, यानी a प्लस b का आंसर पूछा था यानी कि 6। बस यही याद रखना, लिखने की जरूरत है क्या इसको कि क्या बोलते हैं वो, a को अगर x प्लस m टाइम लगता है, b को अगर x प्लस ये टाइम है n टाइम लगता है, तो a प्लस b को अगर x टाइम लगता है तो x की वैल्यू होती है अपने पास m इंटू n का रूट। बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये देखो, अब जो सेट 9 करवाया था ना उसके अंदर 15 क्वेश्चन बिल्कुल यही था। क्या था, फर्स्ट 92 इवन नंबर्स की पूछी थी और वहां पे मैंने इवन के साथ साथ ऑड भी समझाया था आपको, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दोबारा डाला जस्ट टू सी कि क्या आपने रिवाइज किया या नहीं किया। तो इसका आंसर क्या आना था, 15 आना था। क्यों, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स अपने पास क्या होता है, n स्क्वायर होता है और इसीलिए उनकी एवरेज कितनी होती है, n होती है। तो ये क्या आएगा 15। मैंने ये थोड़ा सा रिस्क डाला था यहाँ पे। ओके जस्ट अ सेकंड, क्या 14 ना कर दो, डबल ना कर दो, स्क्वायर ना कर दो गलती से। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है 22 25 क्या आएगा, इसका सम आएगा। ठीक है, तो अब इनके वही वाली बात, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर आप नए हो, आपने नहीं देखा, तो हम फटाफट से वेरी क्विकली देखते हैं। ये समेशन का साइन होता है, समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। समेशन ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स कितना होता है अपने पास, n इंटू एन प्लस वन होता है। तो इसीलिए जो इसका एवरेज हो जाता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, n से डिवाइड कर दूंगी तो एवरेज क्या हो जाएगा, n प्लस वन। इस केस में एवरेज कितनी हो जाती है अपने पास, n प्लस वन बाय टू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको भी क्या करेंगे, n से डिवाइड कर रहे हैं। समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स ये कितना होता है अपने पास, n स्क्वायर। तो इसलिए एवरेज क्या हो जाएगी, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n यानी कि n हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, कल जो नहीं देखी थी वो क्या होता है, समेशन ऑफ एन स्क्वायर देख लेते हैं। इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, समेशन एन स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है मतलब वन का स्क्वायर, ये कौन सी सीरीज है, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, दिस। और बाय द वे मैंने अपने सीरीज के नोट्स डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, अगर आपने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। ये क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, समेशन एन क्यू। ये बहुत ईजी है, इसको कैसे याद रखोगे, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर, ऐसे कर। ठीक है, यानी कि किसका होता है, समेशन एन के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ओके, चलें आगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मस्ट बी क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इसकी सेपरेट वीडियो डली हुई है पूरी पूरी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, तो उस वीडियो को जाके फटाफट से विजिट कर लेना। ठीक है, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोल रहा था उसने, 0.6 है, दूसरी वाली का क्या है 0.45 है, सॉरी इक्वल टू तो हम लगाएंगे नहीं, अपने आप लगेगा, देखते हैं क्या लगता है। 0.24 डिवाइडेड बाय 0.18 है, 2.1 डिवाइडेड बाय 4.2 है। काटना शुरू करूं, ये तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ये कितना आएगा 6 4 6 3 और दोनों में डेसिमल के बाद दो जीरो है तो जीरोस कैंसिल होगी। लेकिन इसमें ध्यान रखना गलती से भी, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको जीरोस हटाने हैं, डेसिमल हटाना है, तो इसको 60 मानना पड़ेगा, राइट, तभी तो दोनों के बाद डेसिमल के बाद दो जीरो से कैंसिल कर पाओगे। तो 15 4 15 3 तो मेरे पास क्या आया 4/3 इक्वल टू 4/3 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 1/2। ये कौन सा केस होता है हमारा, जल्दी से बता दो कमेंट्स में, पैरेलल लाइंस का केस होता है। ठीक है, तो इसका क्या आना था, और पैरेलल लाइंस का क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। फटाफट से एक फ्लो में रिवाइज कर रहे हैं बिना बोले, फटाफट से। क्या होता है अपने पास, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का मतलब क्या होता है, लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग, एंड कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 होता है, तो लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है, और सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। और ये दोनों का ही मतलब क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम का आंसर निकल रहा है ना, तो इसलिए वो सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। तीसरा क्या होता है अपने पास, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में लाइंस कैसे होती है, पैरेलल होती हैं और नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशंस होते हैं, और ये क्या होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। हो गया कॉन्सेप्ट रिवाइज, फटाफट आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 मिस हो गया, मतलब आगे जैसे मैंने, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस, हर टीचर ने करवा रखा होगा इसको, लोग बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, आज हम देखेंगे इसको बिना स्ट्रेस लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट से। अगर इसी क्वेश्चन के रिलेटेड में ना एक वीडियो है मेरी, एक क्वेश्चन है बहुत फेमस CHSL का, अरुण और भास्कर वाला रेस का, बिल्कुल देखो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली,
वो मैंने बिल्कुल इसी लाइन से बताया, कोई शिफ्टिंग नहीं बोला मैंने उसको, कोई कुछ नहीं बोला। मैंने उसके अंदर एक बेसिक सी नोटेशन बोली है आपको, जिसको आप कभी भी एग्जाम में टफ क्वेश्चन लगने पे यूज़ कर सकते हो। तो उस वीडियो को जाके देखना, ठीक है? मतलब ऐसे चैनल के नेम पे क्लिक करोगे, तो सारी वीडियोज़ दिखने लगेंगी। वीडियोज़ के सेक्शन में जाओगे तो एक होम होगा, वीडियोज़ होगा, प्लेलिस्ट होगा। तो एक वैसे एक प्लेलिस्ट में सिंगल क्वेश्चन प्लेलिस्ट करके, मतलब जो मैंने सिंगल-सिंगल क्वेश्चन करवाती हूँ ना, वो है उसमें अलग-अलग टॉपिक्स के। तो उसको भी देख सकते हो, बट अदरवाइज़ भी मिल जाएगी वीडियोज़ में, तो उसको जाके देखना, ज़रूर देखना, आई हाइली रिकमेंड यू। वो ऐसा मेथड है जो बिना सोचे, मतलब आप एग्ज़ाम के अंदर सोच सकते हो ना, नए क्वेश्चन के ऊपर कैसे, वो बताया वहाँ पर, ठीक है? अब देखो हम चलते हैं कि एक मैन ने बोला कि 450 किलोमीटर ट्रैवल करता है ट्रेन से, कार से, और ये उसका टाइम है, ठीक है? यही करते हैं शिफ्टिंग में, मैं बस आपको बोल के समझना सिखाऊँगी रादर देन उसको रटना, ठीक है? वो क्या बोलता है कि अगर वो ट्रेन से 240 किलोमीटर जाता है, तो यानी कि बचा कितना उसका 210 किलोमीटर। वो तो उसको क्या टाइम लग रहा है, 8 घंटा 40 मिनट, ठीक है? और दूसरे केस में बोल रहा है ही टेक्स 20 मिनट्स मोर, यानी कि मुझे पूरा का पूरा मिनट्स में डील करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 8 6 ज़ार 480 प्लस 40, यानी कि 520 मिनट्स हो गए। इस केस में 20 मिनट ज़्यादा यानी 540 लग रहे हैं। और क्या है केस, अगर वो ट्रेन से 180 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से कितना बचेगा उसके पास, इसमें -60 हुआ तो यहाँ पे +60 हुआ होगा, ये कितना होगा 270, बस इतना ही देखना है। देखो, अब आप सोचोगे ना ये लिखने का नोटेशन क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा कभी ये मेथड, कि न्यू अभी आप बिगिनर वाली स्टेज वाले स्टूडेंट हो, तो ये लिखने का मेथड ये है, अगर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं ना, तो आप इसको 240 डिवाइड बाय स्पीड लिखते हैं ना, क्योंकि आपको तो टाइम ऐसे ही पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन मैं कह रही हूँ आप इसको उल्टी नोटेशन में समझो, आप ये समझो कि 1 किलोमीटर ट्रेन से जाने के लिए अगर उसको टी टाइम लगता है, ध्यान से सुन लो, अगर उसको ट्रेन से जाने के लिए 1 किलोमीटर जाने में टी टाइम लगता है, तो 240 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, 240 टी प्लस 210 सी इक्वल टू 520, 180 टी प्लस 270 सी इक्वल टू 540। बात पूरी की पूरी वही है, बस हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशंस नहीं लिखते, वेरिएबल लिखते नहीं है, हम इसको देखने की, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे, अब मैंने बोला पहले केस से दूसरे केस में क्या हो रहा है, ट्रेन का -60 हो रहा है, कार का +60 हो रहा है, और टाइम में भी +20 हो रहा है, राइट? अब देखो पूछ क्या रहा है, वो कार का पूछ रहा है। तो मैं क्या बोलती हूँ, स्पीड ऑफ कार कब निकालूं, मैं कहती हूँ एक काम करो तुम ना, ट्रेन को उड़ा दो, मतलब सारा का सारा डिस्टेंस ना कार से ट्रैवल करवा दो। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रेन की स्पीड इंटरफेयर कर रही है ना, हमारे पास इंटरफेरेंस है क्या, कि हमें कुछ टाइम कुछ डिस्टेंस ट्रेन का, कुछ डिस्टेंस कार का है, और दो, वैसे देखो ये इसको सिंपली देखा जाए तो क्या है, 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, तो सॉल्व तो वैसे भी हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम करना है। तो मैंने क्या बोला, हम ट्रेन को उड़ा देते हैं। ट्रेन -60 हुई है, इस केस में ट्रेन कितनी चला रही है, 240। तो क्यों ना मैं ट्रेन को पूरा पूरा 240 उड़ा दूं, तो यानी कि इसको क्या कर दूं, -4 कर दूं, तो ये कितना हो गया, -240 प्लस 240, और ये कितना हो गया, +80 हो गया। यानी कि जब मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगी, तो मैं बोलती हूँ कि जब मैंने 60 कम किया ट्रेन को, तो मेरे पास 20 मिनट का टाइम बढ़ा। तो अगर मैं ट्रेन के पूरे 240 कम कर दूं, तो मेरा टाइम 80 बढ़ जाता है। किसके रिलेटिव में, इसके रिलेटिव में। यानी कि जब मैंने कार को क्या किया, 210 प्लस 240, तो यानी कि जब मैंने कार को 440 किलोमीटर किया, तो मेरे को टाइम मिल रहा है 520 प्लस 80 इज इक्वल टू 600 मिनट्स, एंड आई नो 600 मिनट्स किसके बराबर हुए, 10 आवर्स के बराबर। तो यानी कि कार 450 किलोमीटर कितने में जाती है, 10 घंटे में। तो यानी कि मेरे पास कार की स्पीड कितनी आ गई, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? एम आई क्लियर? अब अगर मेरे को निकालनी होती ट्रेन की स्पीड, तो मैं क्या कहती कि कार की स्पीड को क्या कर दो, उड़ा दो, राइट? यही बोलते ना हम, क्या कहते हैं, कार की स्पीड को उड़ा दो। तो उसमें हम कैसे विजुलाइज करते, करके दिखाऊं अभी, करके देखते हैं, चलो। ट्रेन है, वाइट से लिखते हैं इस पे, तो ट्रेन है, कार है, टाइम है, क्या बोला मैंने, 240 210 500। वैसे तो 1 मिनट रुको, एक चीज, 180 270, ये था 540। देखो पहली बात तो, अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों पूछेगा ना वो, तो आप क्या करोगे, एक के निकाल के फिर दूसरे वाले को इक्वेशन में पुट करो, वो बहुत ईजी होता है कंपैरेटिवली, ठीक है? वो करना ज्यादा ईजी होता है, वही करना इन माय ओपिनियन। बट मान लो कि आपको डायरेक्टली वो ट्रेन की ही पूछता, कार की नहीं पूछा, तो हम क्या करते, हम बोलते इसको, अब देखो अब यहाँ से देखना शुरू करो, ठीक है? कैसे, अगर इसको मैंने +60 किया, तो और इसको मैंने -60 किया, या किसकी निकाल रहे हैं हम, ट्रेन को निकाल रहे हैं, राइट? 1 मिनट रुको यार, कहाँ गया, 1 घंटा 4 मिनट की वीडियो बन चुकी है। मुझे लग रहा है मैं एक्स्ट्रा पढ़ाने के चक्कर में ना
एक काम करते हैं, रुकते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको ना दिस क्वेश्चन मतलब ट्रेन का कॉन्सेप्ट प्लस हायर लेवल ऑफ शिफ्टिंग, ये हम रखने की कोशिश करते हैं सेट 11 में। ठीक है, जब भी आएगा, एक दिन का ब्रेक लूंगी अब मैं, बहुत थोड़ा वो चल रहा है। और अब हम क्वेश्चन 18 पे, अगर 1.5 घंटे में मैंने मतलब अगले 30 मिनट्स में मैंने 18 to 25 बता दिए, देन आई विल कम बैक हियर। अदरवाइज इफ टेक्स मोर देन 30 मिनट्स टू डू दिस, बिकॉज 1 घंटा 4 मिनट की वीडियो हो चुकी है, फिर लोग देखते ही नहीं लंबी वीडियो को, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट में कैरी ऑन करूंगी। ठीक है, और मुझे कमेंट करके एक चीज़ ज़रूर बताना, स्पेशली जो लोग टेलीग्राम पे हैं एक्टिव, एंड सब पूरी कॉन्वर्जेशन आप लोग देखते हो, कई लोग को लगा था आज का कॉन्सेप्ट मतलब आज का तो बहुत इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते देख लो 1 घंटे में जाके 17 क्वेश्चन हुए। तो मुझे जेन्युइन ओपिनियन देना, क्या मैं 20 क्वेश्चन और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट करवाऊँ, या कम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कुछ कैलकुलेशन वाले, कुछ इजी क्वेश्चंस मिक्स करके 25 का सेट लेके आऊँ, तुम्हें 25 से सेटिस्फेक्शन होती है। अपना क्या ओपिनियन जरूर देना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू देना, ताकि मुझे भी फीडबैक मिले, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद तुम लोग बोलते हो ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, तो फिर मेरे को भी लगता है मैं इतनी मेहनत से बनाया था, तो भाई ठीक है, मतलब फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, बट जब मैं जो जो पूछती हूँ उसका भी दिया करो सिर्फ। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन क्या था, tan 2a की वैल्यू निकालनी थी और ये गिवन था, इजी था क्वेश्चन, बस इसमें ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए थी कि a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 2a बनता है। ठीक है, तो यानी कि मुझे टेक्निकली क्या निकालना था, tan ऑफ a प्लस बी प्लस ए माइनस बी निकालना था। तो एक तरह से मेरे पास क्या करना था, मुझे tan ऑफ मान लो थीटा प्लस फाई होता है ना, वो निकालना था। और ये क्या होता है अपने पास, tan थीटा प्लस tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा tan फाइव। तो मैंने ए बी इसलिए लिखा क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर थे। ठीक है, सिमिलरली अगर tan के अंदर थीटा माइनस फाइव होता है, तो अपने पास क्या होता है, tan थीटा माइनस tan फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा tan फाइव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर इसका मतलब क्या बनेगा, हमारे पास ऊपर क्या बनेगा, tan a प्लस बी प्लस tan ऑफ a माइनस बी, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan ऑफ a माइनस बी, यानी कि 1/6। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का 6 ही आएगा, तो सीधे से फटाफट उड़ाओ, ये कितना बनेगा 5, नीचे भी कितना बनेगा 5, तो आंसर क्या आएगा 1। क्या cos 45 1 होता है, नो। क्या sin 51 होता है, नो। क्या sin 91 होता है, यस। अगर यहाँ पे sin 0 देता तो ये भी जाता और आंसर क्या आता, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हमने tan के फॉर्मूले देख लिए, अब हम फटाफट से देखते हैं। अच्छा, tan का देखो यहीं से 2a का फॉर्मूला भी निकल जाएगा, बट लिख देते हैं tan का 2a का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, थीटा ही ठीक है, a में जाता है, फ्लो होता है ना थीटा लिखने का। tan 2 थीटा का फॉर्मूला अपने पास होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan, सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अरे यार माइनस ही तो था, क्या कर दिया मैंने। ठीक है ना, 2 tan थीटा अपने पास क्या होता है, tan 2 थीटा अपने पास होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अपने पास अगला क्या होता है, साइन 2 थीटा, वो क्या होता है अपने पास 2 इंटू साइन इंटू कॉस हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास, कॉस 2 थीटा है, वो क्या होता है अपने पास कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 थीटा का थीटा मतलब लिख देती हूँ भाई, लिख देती हूँ, क्योंकि आई थिंक कुछ महान लोग हैं जिनको सिर्फ पीडीएफ से मतलब होता है, फिर वो बोलेंगे ये क्या लिख दिया, तो वीडियो देखे ना देखे। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो सी स्क्वायर को चेंज कर दो, 1 माइनस 2 एस स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ से देखोगे तो कितना बन जाता है अपने पास, 2 सी स्क्वायर माइनस 1 बन जाता है ना। हाँ ठीक लिखा है, 2 मिनट रुकते हैं और एक्चुअली मैं पानी पी के आती हूँ। ठीक है, मेरा पानी खत्म हो गया, इसके बाद हम साइन और कॉस के फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, मैं पॉज ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर आप वीडियो आगे करने में दिक्कत होगी। आई जस्ट हैव सम वाटर एंड कम बैक, बहुत सारा बचा है अभी, तो पॉज करना है, स्टॉप। ऑल राइट, आई एम बैक। लेट्स गो, ये क्या कर लिया हमने, डबल एंगल के फॉर्मूलाज कर लिया। फटाफट से देखते हैं अपने बैक प्लस जो बाकी वाले फॉर्मूलाज होते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल्स ऐड करने वाले। ठीक है, देखो मेरा एक छोटा सा बताने का तरीका होता है, क्या है कि साइन कैसा है अपना, मिक्स्ड है ना, मतलब घुल मिल जाता है सबसे। ठीक है, और साइन को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, मतलब बहुत एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, ऐसे समझो कि मिक्स है, मतलब सबसे घुल मिल जाता है, और जो साइन होता है ना उसको फॉलो करता है, मतलब जहां जहां प्लस दिखा वहां प्लस लेगा, जहां माइनस दिखा वहां माइनस लेगा। कॉस कैसा है, इंट्रोवर्ट है, तो अलोन रहता है, होमोजीनियस रहता है, अभी समझ आ जाएगा क्यों बोल रही हूँ ये सब। ठीक है, और ये क्या करता है, साइन से ऑपोजिट जाता है। देखो क्यों, फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है अपने पास, साइन ऑफ ए प्लस बी
साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए। क्या बोला मैंने, साइन कैसे घुल मिल जाता है, ठीक है, और साइन को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। SIGN वाले साइन को फॉलो करता है, मतलब प्लस है तो प्लस लेगा, यानी कि घुल मिल गया। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है, ठीक है। अगेन साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, साइन को लिया उसने माइनस साइन ऑफ बी कॉस ऑफ ए। लेकिन कॉस क्या कहते हैं, मैं तो अकेले रहूंगा, या तो कॉस कॉस रहेंगे या साइन साइन रहेंगे, ठीक है। कॉस और साइन को साथ में मत मिलाओ, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है अपने पास, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। लेकिन ये क्या करते हैं, साइन से उल्टा चलता है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस लेगा, तो ये क्या हो जाता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, ठीक है। ये ट्रिक अच्छी लगी तो बताना, नहीं अच्छी लगी तो भी बता देना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, हमने टैन के फॉर्म, अच्छा एक चीज रहेगी ना, और हमने साइन के प्लस के फॉर्मूले देखे। यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पर ऐड करते हैं क्या चीज। देखो अभी हमने देखा ना, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और हमें पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बोलते हैं कि इसको मान लो 2 थीटा और एक ट्राइंगल बना दो, तो उस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 2 tan थीटा, बेस होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो आता ही आता है, उसी तरीके से tan की फॉर्म में हम sin 2 थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और इसी तरह से cos 2 थीटा आएगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ये वाला, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो डबल एंगल और एंगल एडिशन से रिलेटेड सब खत्म करके आज मैंने, अब अगली बार ऐसा क्वेश्चन डालूंगी तो पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब ये भी क्या है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे तरीके से समझोगे तो थोड़ा ईजी रहेगा, इसीलिए डाला है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि, नहीं पहले फिगर नहीं होती, पहले चलो वर्बली समझाते हैं। क्या बोलते हैं कि सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर को दो कॉन्स में मेल्ट किया, ये सिलेंडर था, इसको क्या कर दिया, मेल्ट किया, रिकास्ट किया इनटू टू कोन्स, ठीक है। और आगे उनका कुछ कुछ है, बस दो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट, जब भी हम मेल्ट एंड रिकास्ट वाली चीज करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहते हैं। क्यों, आपने देखा है ना कि एक सिलेंडर उठाया, उसको हम बोलते हैं कि हमने स्फेरिकल 10 मार्बल्स बना दिए, 9 मार्बल्स बना दिया, n मार्बल्स बना दिए, कुछ भी कर दिया, आप क्यूब को स्फीयर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बेसिकली जब हम मेल्ट करते हैं तो अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन में बोले कि 20% मटेरियल गॉट वेस्टेड है, समथिंग लाइक दैट, तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा पूरा यही कहता है कि वॉल्यूम क्या रहती है, स्टेज कांस्टेंट, वॉल्यूम पूरी की पूरी क्या रहेगी, दोनों चीजों की सेम रहेगी। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ हाइट 10 एंड 6 है, उसको मेल्ट किया, ये कौन था, इसको मेल्ट किया, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम है इक्वल टू क्या बोलता है मेरे को, कि दो कोन्स बने जिनकी वॉल्यूम है 1 और दूसरे की वॉल्यूम है 2, यही बोला उसने, ठीक है। क्या बोलता है, वो एक सिलेंडर था जिसकी कुछ वॉल्यूम होगी, उसको मेल्ट किया तो दो कोन्स बने जिनकी वॉल्यूम है 1:2। एक बात बताओ, अभी तो मैंने बोला कि जब सिलेंडर और जो चीज मेल्ट करके बनाई है वो तो सेम होनी चाहिए, तो अगर एक कोन की वॉल्यूम को 1 मान लूँ, दूसरे कोन की वॉल्यूम को 2 मान लूँ, तो सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए, टोटल टोटल के बराबर आनी चाहिए, यानी कि क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो सिलेंडर की वॉल्यूम होती क्या है, एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। ये वाला कौन मान लो है पाई आर 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, इस वाले को मान लो 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2 का स्क्वायर, टू थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। यही होता है कॉन्सेप्ट अपने पास। अब वो क्या बोल रहा है कि उसने क्या कहा है कि सिलेंडर की हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ, हाइट की वजह से डिफरेंस अकर होता है, वो तो कैंसिल आउट हो गया ना, खत्म होगी सारी सारी बात। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड है, पाई को भी उड़ा दो एक बार के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम अब जो मेरी डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 3 आई है। यहाँ से जो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी, मेरे पास 1/3 R1 स्क्वायर की वैल्यू है 1, तो R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 3 आएगी, करेक्ट। और यहाँ से मेरे पास R2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 की वैल्यू कितनी है 2, तो R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगी। उसने क्या बोला है मेरे को, फ्लैट सरफेसेस कंपेयर करने को बोला है। अब एक बात बताओ, सिलेंडर के पास कितने फ्लैट सरफेसेस हैं, 2, तो यानी सिलेंडर के फ्लैट सरफेसेस क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर।
कोन का फ्लैट सरफेस क्या है, छोटा ही आ रहा है, चलो ये तो समझाने की बात तो समझ जाना, पाई r1 स्क्वायर, दूसरे वाले का भी क्या है पाई r2 स्क्वायर। तो एक बात बताओ, इसका फ्लैट सरफेस क्या बनेगा, पाई को हम उड़ा रहे हैं, पाई की हमें जरूरत नहीं है फ्लैट सरफेस में, क्योंकि जब कंपैरिजन करेंगे तो पाई तो एनीवेज उड़ जाएगा, तो उसको छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हम तो हर चीज देखो कंपैरिजन पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए कॉमन चीजों का फर्क नहीं पड़ रहा, ये हो रहा है हमारे साथ बेसिकली, पाई हाइट उड़ गए। तो यहाँ पर फ्लैट सरफेस सिलेंडर कितने आएंगे मेरे पास, 6 आएगा, राइट, 3 ऊपर का 3 नीचे का, और ये ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, कौन का टोटल मेरे पास कितना आ गया, अब 9 आ गया। तो यानी कि बिफोर मेल्टिंग मेरे पास कितना है, 6 है, आफ्टर मेरे पास कितना है, 9 है। तो चेंज कितने का हुआ अपने पे देख लो भैया, चेंज कितने का हुआ, 3 का कितने पे, बेस तो पुराने वाला होता है 6, तो यानी कि कितने का हुआ, 1/2 का, और 1/2 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 50%। आया समझ में। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। इजी था ये भी, बस कोई लंबा ना कर ले इसलिए बताने की कोशिश की थी। क्या बोलता है वो, A+B टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, ठीक है, देन 15 दिख रहा है मुझे, देन 10 दिख रहा है, ये सब दिखते मैंने क्या किया, मेरे वर्क को 60 लेट कर लिया। अगर मैंने वर्क को 60 लेट कर लिया तो A+B की एफिशिएंसी 3 है। फिर बोलते हैं B एंड C कैन टुगेदर इन 15, तो B+C की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, A+B+C टुगेदर कंप्लीट इन 6, तो 10, तो इसकी एफिशिएंसी 6 है। बोल रहा है वो A+C की एफिशिएंसी निकाल दो। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की बजाय आपको डायरेक्टली एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि A+B+C की जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, हाफ ऑफ, क्या ये राइट साइड स्वाइप होता है, होता है। ओ नाइस, बट ये कैसे आएगा पीडीएफ में देखते हैं, चलो एक मिनट इतना ही करती हूँ। तो A+B+C की एफिशिएंसी क्या होती है, हाफ ऑफ A+B की एफिशिएंसी, B+C की एफिशिएंसी प्लस A+C की एफिशिएंसी, राइट। तो A+B+C की एफिशिएंसी क्या है मेरे पास, 6 है, तो 6 इक्वल टू हाफ ऑफ ये क्या, A+B की एफिशिएंसी 3, B+C की एफिशिएंसी 4, और A+C की निकालनी है मान लो x, तो ये कितना हो गया, 6 2 12 और ये 7, तो यानी कि आंसर कितना आता है 5। सॉरी, माय बैड, ये क्या है, सिली, माय बैड नहीं, मैंने तो सोचा ही हुआ था मैं सिली मिस्टेक करूंगी, जस्ट किडिंग, सच्ची में सिली मिस्टेक होगी, ठीक है। तो 5 का सिली मिस्टेक, क्योंकि x तो क्या है, एफिशिएंसी आई है, राइट। तो मेरे पास क्या है, A+C की एफिशिएंसी आ गई 5, तो डेज कितने हो जाएंगे इसके, 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 12, तो मेरा आंसर एक्चुअली में क्या आना था, 12, ठीक है। 5 मार्क करो तो सिली मिस्टेक हो जाएगी, 5 एफिशिएंसी आई है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 था, ये थोड़ा सा सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार पहले भी सिमेट्री करवा चुकी हूँ, और सिमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए थे उस वीडियो में, कभी ऑल ओवर बोर्ड का मॉक था। क्या है अपने पास, वो बोलते हैं y+1/z इक्वल टू 1 है, x+1/y इक्वल टू 1 है। तो इसी तरीके से सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो इसी तरीके से देखो आगे होल में क्या लिख चुकी है, x और y, अब क्या बचेगा z, और 1 बाय में क्या बचेगा, 1/x, तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, वो एक्चुअली में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, वो ये गिवन है, ये गिवन है, CHSL का क्वेश्चन है शायद। तो बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 1 मार्क करो, कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है। लेकिन अब पंगा ये इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्या हो गया, हमारी एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको स्टार लगा देते हैं, एक्स्ट्रा है प्लस कॉन्सेप्ट है, या फिर रिजल्ट मान लो, और ये PYQ में आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार लगा दिए दो। अब हमें करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है मेरे पास, y+1/z इज इक्वल्स टू 1 है, और x+1/y इक्वल टू 1 है, पूछ रहा है x y z। तो मेरे को देखो एक साफ साफ बात होती है, रूल ऑफ वैल्यू पुटिंग लिख देती हूँ इसको ताकि आप भूलो ना। एलजेब्रा में रूल ऑफ वैल्यू पुटिंग क्या है अपने पास, कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर ऐसा हो गया तो आप 100% वैल्यू पुटिंग यूज करोगे, कैसे। अब देखो मुझे क्या बनाना है, y+1/z इक्वल टू 1 बनाना है, मुझे पता है y 1 किससे आ सकता है, 1/2 प्लस 1/2 से आ सकता है, 2 -1 से आ सकता है, जो मन करे लगा लो, जो एक में लगाओगे उससे उससे दूसरा निकलेगा, और वही बेसिस पे अल्टीमेटली थर्ड भी ट्रू हो जाएगा, अगर आपने, बस आपको क्या है ध्यान रखना होता है कि 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए आपकी, राइट। तो यानी कि आप z को 0 नहीं लगा सकते, किसी को भी 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास थर्ड ये ट्रू है। ये मैंने इसीलिए बताया कि आप मान लो गलती से आप ये सोचोगे यार x तो आ गया ना, x को 0 बना देते हैं, ठीक है, वो नहीं बना सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसी में इन दोनों रिजल्ट से मेरे को ये तीसरा रिजल्ट मिलता है, और इसमें x डिनोमिनेटर में, तो x क्या दे देगा, 0/0 फॉर्म दे देगा, तो हमें वो नहीं चाहिए, इनडिटर्मिनेट दे देगा, ठीक है। तो यानी कि मान लो यहाँ से मैंने y को बोल दिया 1/2,
तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि आधा चाहिए तो z को 2 पुट कर दूंगी तो ये हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो अब इस वाले पार्ट के अंदर देखना, ये क्या हो जाएगा x प्लस y को मैंने 1/2 पुट किया है, तो यानी कि ऊपर जाकर तो 2 बन गया इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, z की 2, y की 1/2। अब एक बार जो तीसरी मेरे पास स्टेटमेंट है उसमें लगा के इसको फटाफट वेरीफाई करके देखे, z को मैंने 2 पुट किया प्लस x की वैल्यू -1 आई है, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो यानी कि ये 2 है, मतलब मैंने जो वैल्यू पुटिंग करने की कोशिश की उसमें मिस्टेक नहीं की है। ठीक है, अब 1 मिनट देख लेते हैं इसमें क्या है, इसमें और कुछ हो सकता था। यस, देखो अगर मैं y को पुट कर देती 1, सॉरी नहीं 1 नहीं करते 2 करते हैं, y को अगर मैं 2 पुट कर देती और z को मैं क्या पुट कर देती -1, तो ये हो जाता 2 -1 इक्वल टू 1 हो जाता। तो उस केस में क्या हो जाता है x प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो जाता, तो x की वैल्यू क्या आ जाती 1/2 आ जाती, राइट। तो ये तब भी आ जाता। तब देखो निकालने को क्या बोला था उसने, एक्स वाई जेड, तो दोनों से देख लो, इसमें क्या आएगा एक्स वाई जेड, हाफ इंटू 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1। इस वाले से भी तो क्या करोगे, हाफ इंटू 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -1। बेसिकली कॉम्बिनेशन वही बन रहा है, -1 2 और 1/2 का, राइट। हमने कॉम्बिनेशन यही निकाला है, लेकिन बस कौन सा वो बदल रहा है। ठीक है, तो दो लर्निंग्स थी इसमें, ये कि वैल्यू पुटिंग कब करनी है, कैसे करनी है, और दूसरी लर्निंग ये वाला था, इसको लिखने की मतलब एक बार यार मैं अब इसको दोबारा अलग से सेपरेट पेज पर लिख रही, मैंने यहीं पे लिख दिया, बट ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये एक्चुअली में पीवाईक्यू में आ चुका है। क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। ओके, देखो क्या था, वो ये पूछ रहा है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, 37 से है या नहीं। 2 की डिविजिबिलिटी सिंपल सी होती है, मुझे इवन नंबर चाहिए होता है, तो क्या ये इवन आएगा, फटाफट से देखो, 5 की पावर 777 है, प्लस 777 की पावर 555। एक बात बताओ, 7 की कुछ भी पावर हो, हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, फिर क्या आ सकता है 9 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, यही होता है ना, 7 9 3 1 चलता है। जिसको नहीं पता तो साइक्लिसिटी पढ़ो। ठीक है, ये होता है अपने पास, तो यानी कि ये जो नंबर है ये हमेशा हमेशा कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा। और एक बात बताओ, 5 की पावर या तो 0 आता है मेरे पास यूनिट डिजिट, या फिर मेरे सॉरी 5 का मल्टीपल बोल दिया मैंने, 5 की पावर में तो हमेशा मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यानी यहाँ से भी ऑड मिल रहा है, यहाँ से भी ऑड मिल रहा है, तो यूनिट डिजिट्स अगर दोनों के ऑड हैं तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो कैसा आएगा, मेरे पास इवन आएगा, तो यानी कि वो 2 से डिविजिबल है। बची बात 3 और 37 की, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये थी, 555 था, 777 था, इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू 111, ये क्या है 7 इंटू 111, तो ये आपको एकदम पता होना चाहिए कि ये कितना होता है 37 इंटू 3 होता है, राइट। तो ये क्या होना था अपने पास, 5 इंटू 3 इंटू 37 है, ये 7 इंटू 3 इंटू 37 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, पावर कुछ भी है इनकी, मिनिमम से मिनिमम, बेयर मिनिमम, कम से कम एक 3 और एक 37 तो दोनों में से बाहर निकाल सकते हो ना, तो 3 से भी कट रहा है 37 से भी कट रहा है, तो यानी कि आंसर क्या आना था 1 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अब देखो 23 क्वेश्चन है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, और हम क्या करेंगे अगली बार जब हम ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगी तो इससे ऊपर लेवल का लाऊंगी। जैसे अभी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछे, तो अगली बार क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ एक्यूट ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल्स, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सीरीज में ही चलते हैं, ताकि जो लोग रेगुलरली कर रहे हैं उनको एक्चुअली में बेनिफिट हो, कि एक स्टेप आज बढ़े तो अब अगला, एक सेकेंड, हाँ, तो अब अगली बार उससे एक लेवल हम ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट अपने पास क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इनइक्वालिटी होती है एक अपने पास जो हमें पता होनी चाहिए, और वो इनइक्वालिटी डायरेक्ट एज मतलब डायरेक्ट इनइक्वालिटी ही पूछ लेते हैं पेपर में। क्या होती है कि ए बी सी अगर 3 साइड्स हैं, तो थर्ड साइड सी जो होती है वो, यहाँ पर तो खैर इसकी जरूरत नहीं है, वो स्ट्रिक्टली लेस देन सम होती है, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या होती है, डिफरेंस ऑफ टू होती है। यानी कि अगर मैं लिखूं, the third side of a triangle is strictly less than, please listen to what I'm saying, strictly less than होती है, यानी कि अगर मैं ये लगा दूंगी तो ये गलत हो जाएगा, strictly less than आएगा। ठीक है, क्या होता है sum of other two, और यहाँ पे क्या होता है difference of other two sides। क्या हो गया, कहाँ चला गया मेरा f, difference of other two sides। अब यहाँ पे एक नई चीज बताऊंगी जो मेरे ख्याल से तो किसी टीचर ने नहीं बताई होगी, तो बट देख लेते हैं, चलो बताई हो तो बताना, आपको पहले से पता थी या नहीं पता थी। तो मान लो मेरी तीसरी साइड x है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 39, और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस 14 11। तो यानी कि x की जो वैल्यूज हो सकते हैं वो हो सकते हैं 12 से लेकर 38 तक। अगर हम इस वाली इनइक्वालिटी से डायरेक्ट देखेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x या फिर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे अपने पास, 39 माइनस 11 माइनस 1 इज इक्वल्स टू
27। लेकिन अगर इस सेंस में देखोगे तो इन क्योंकि 11 से 39 के बीच में नंबर्स चाहिए। मैं एक बार पहले भी ये चीज़ बताई थी, जिसको भी कभी भी कन्फ्यूजन होते हैं ना कि 1 ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो इसको ऐसे सोचो। छोटे-छोटे कोई एग्जांपल लिख दो, 5 से लेकर 8 के बीच में नंबर्स। अगर मेरे पास ये चीज़ है कि 5 से 8 के बीच में नंबर्स बोल के देखो मन में, तो यानी कि क्या आएगा आपके पास 6 और 7। वो कहाँ से आया? 8 माइनस 5 3 आया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 नंबर मिले। अगर वो बोल दे कि 5 से 8 तक कितने नंबर्स हैं, तब मैंने क्या बोला 5 और 8 के बीच में। अब मैंने क्या बोला 5 से 8 तक, तो हम क्या कर रहे हैं 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 4 है। 4 कहाँ से आ रहे हैं? 8 माइनस 5 3 प्लस 1 करके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ 12 से 38 तक वैल्यूज ले सकता, तो यानी कि 38 माइनस 12 प्लस 1, तो उस केस में भी क्या आएगा 27 आएगा। इजी है वैसे तो ये चीज है ना, बट अब आएगा, इसको नेम कर दो थोड़ा नब्जा स्पेशल, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता है किसी टीचर ने आज तक पढ़ाई है। लेट मी नेम इट नब्जा स्पेशल। कमेंट करके बताना इफ यू लाइक इट और नॉट। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल, पॉसिबल की स्पेलिंग गलत है बट देख लेना, ठीक है। व्हेन टू साइड्स a, b गिवन इज इक्वल टू, ऑब्वियसली इंटीग्रल साइड्स की बात कर रहा है वो, मिनिमम ऑफ a एंड b का ट्वाइस माइनस 1, ठीक है। कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं? जितना भी a और b में से जो छोटी वाली वैल्यू है उसका डबल कर दो, माइनस 1 कर दो, ठीक है। वैसे मैं एक सेकंड में अगली स्लाइड पर डेरिवेशन में बता देता कि आपको, मैं कोई ये शो ऑफ नहीं करना थी, मैंने कोई महान चीज डिस्कवर की है, ठीक है। मैं डेरिवेशन भी दिखा दूंगी इसकी फटाफट से, या समझा दूंगी, ट्राई कर लेना खुद से। तो यानी कि जब मेरे पास 14 और 25 था, तो रादर देन ऐड करा 39 लिखा, 11 लिखा। ये देखो, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पार्ट को इग्नोर करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। हो सकता है ऑप्शन के अंदर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, ठीक है, कि x इज 39 11 ये दे दे, x इज लेस देन इक्वल टू 39 लेस देन इक्वल टू 11 दे दे, कुछ और दो ऑप्शंस बना दे और आप इसमें ट्रैप कर दो, ठीक है। वो यही चाह रहे हैं कि आप इसको ट्रैप करके क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन मार्क करो, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो लेकिन अगर सिर्फ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये कैसे आया अपने पास, 14 का डबल किया 28 माइनस 1 27 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कहाँ पे, यहाँ पे स्लाइड डालते हैं और मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली देखो हो क्या रहा है, मैंने क्या बोला था, एक्स के मान लो एक्स है, ये क्या है अपने पास a प्लस बी है, ये क्या है अपने पास a माइनस बी है, ठीक है। बेसिकली इसको बनाओ 1 और इसके पास लेकर जाओ a प्लस बी, के बीच में आएगा x की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर a प्लस बी और इधर से लेकर a माइनस बी, ऐसे करके पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करके दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वीडियो बहुत बड़ी हो गई है एंड आई डोंट थिंक मेरे को नीड है, मतलब है, मैंने बना दिया ये तो बना दिया, आप इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। देखो 1 डेढ़ घंटे की वीडियो हो चुकी है, 2 क्वेश्चन बचे हैं। फिर ऐसा ना हो यार, लोग देखते हैं तो थोड़ा लगता है, सोचो मैं 1.5 घंटे से कंटिन्यूसली बोल रही हूँ और उससे पहले मैंने मतलब कॉपी पेस्ट किया, और हिंदी का पेस्ट करने में वैसे मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा हो गया मेरे एंड से, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट लेवल है कि एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज कितने होंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, ये अच्छी चीज है, इसको याद रख लेना। कहाँ है क्वेश्चन 24? क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी अच्छी चीज है याद रखने की। क्या बोल रहे हो कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक मैंने सेमी सर्कल, सॉरी, इन सर्कल बना दिया, ठीक है। क्या है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एन इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स द हाइपोटेन्यूज इनटू 2 सेगमेंट्स ऑफ 12, मतलब ये है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि एक टेंजेंट का हुआ, तो ये कितना है बोलते हैं बार, मतलब ये 5 होगा, चलो यार ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, मैंने फिगर ऐसे बना दी, ठीक है। ये 12 इंटू 5 है, तो एरिया बता दो, तो इसका एरिया क्या आएगा 60 होएगा। लेट मी राइट द कॉन्सेप्ट। अगर ये ऐसे ऐसे सर्कल बनाया इसके अंदर एक इन सर्कल, तो मेरे को मिलती है ये m मिला, ये n मिला, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के इधर एक m है, ये n है, तो मेरा एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, m n होता है, ठीक है। अब एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, शायद से ना मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन टाइप किया, मतलब अभी स्लाइड में टाइप किया था, सुबह मुझे ध्यान नहीं आया, डॉक्यूमेंट में टाइप करते हुए जब अर्ली मॉर्निंग किया, बड़े मेरे को क्या ध्यान आया था कि शायद मैंने ये चीज पढ़ाई थी आपको, मैंने आपको शायद से राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज पढ़ाई थी कि अगर ए बी सी है और मैंने बी डी को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और उसने एम और एन बनाया तो एरिया एम एन होता है, तो ये गलत है। लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इन सर्कल के केस में होती है, परपेंडिकुलर के केस में ये चीज होल्ड नहीं करती है, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास वीडियो तो अब यूट्यूब पे थी और उस टाइम मेरा नेट नहीं चल रहा था, और ठीक है, लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन, एंड मेरे पास अब पीडीएफ थी नहीं, जब लैपटॉप खराब हुआ था तो पीडीएफ चली गई, तो मैंने टेलीग्राम से अपनी पीडीएफ डाउनलोड की, तो उसमें मैंने चेक किया, तो यस मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है। तो क्या बोलते हैं, ये चीज़ गलत है, परपेंडिकुलर जब होता है तो उसका एरिया एमएन नहीं होता, प्लीज रिमेंबर दैट, ठीक है। परपेंडिकुलर केस में अपने पास ये होता है कि अगर इसको मैंने एक्स बोला होता है तो वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एन ये बनता है मेरे पास, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होता है कि ये डिवाइड करने पे एम एन हो रहा है, ये किस केस में होता है, जब इन सर्कल के केस में होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना प्लीज, ओके। तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या आएगा, 12 × 5 इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ईजी है ये भी, बिल्कुल ओरली, ऑलमोस्ट ओरली हो सकता है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो, ट्रेन है जो एक्सीडेंट 60 किलोमीटर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, तो बोलते हैं कि वहां से उसकी स्पीड कितनी होगी, 75% हो गई, ठीक है। तो अब 75% की वजह से क्या हुआ कि वो 35 मिनट लेट पहुंची। वो कह रहे अगर थोड़ा सा उसका एक्सीडेंट 24 किलोमीटर लेट हुआ होता ना, तो वो सिर्फ 25 मिनट लेट होती, यानी कि अब मैंने बोला है कि अगर मेरी स्पीड, अगर मेरा क्या बोलते हैं, स्पीड 3/4 हो गई, तो मेरा टाइम क्या हुआ होगा, 4/3। तो यानी एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा मुझे, 1/3। तो 1/3 की वैल्यू क्या बोल दी तुमने, 35 मिनट्स बोल दी। यानी कि अगर जो 60 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, तो यानी कि जो मेरा ओरिजिनल टाइम का 1/3 टाइम एक्स्ट्रा लगा, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल टाइम था वो एक्चुअल में कितना था, 105 था। लेकिन अब मैंने बोला कि अगर वो 24 किलोमीटर लेट उसका जो है एक्सीडेंट हुआ होता, तो उस केस में जो 1/3 टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है ना, वो एक्चुअली में 25 मिनट होता। तो यानी इस केस के अकॉर्डिंग मेरे पास ओरिजिनल टाइम कितना आ गया, 75 मिनट्स। तो ये जो ओरिजिनल टाइम में डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज 24 किलोमीटर मोर ट्रैवल्ड, मैं लिख रही हूँ ताकि आपको फ्यूचर में भी रिवाइज करने में दिक्कत ना हो, ऑन ओरिजिनल स्पीड, है ना। क्योंकि 40 किलोमीटर और जो है उसने अपनी ओरिजिनल स्पीड पे चले, तभी तो उसको टाइम कम वेस्ट हुआ ना। तो यानी कि जो 30 मिनट का फर्क आया है, इस 30 मिनट के फर्क में ये 24 किलोमीटर चला है। तो अगर 30 मिनट में 24 किलोमीटर जा सकता है, तो 1 आवर में वो कितना जाएगा, 48 किलोमीटर पर, ठीक है। मतलब 1 आवर में 48 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी होगी, 48 किलोमीटर पर आवर। एंड दैट इज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज आई हाईली रिक्वेस्ट यू टू कमेंट समथिंग। थैंक यू मत लिखना, वो बहुत वियर्ड लगता है। इतना थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट कमेंट, कुछ नहीं कमेंट करे जाता ना, तो कम से कम कमेंट कर दिया करो, डन। और एटलीस्ट जो मैं वीडियो बीच में क्वेश्चंस पूछती हूँ वो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। भाई रिकॉर्ड हो रही थी ना ये, मेरे को डर लग जाता है हर बार, हाँ रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज हो सके तो अपने कोई दोस्त वोस्त हो, ग्रुप्स हो, शेयर कर दिया करो। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई, प्लीज रिक्वेस्ट यू, ठीक है। एंड कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बहुत सारी मेहनत करते रहो। जो भी किसी वीडियो से सीखते हो प्लीज उसको नोटबुक में नोट डाउन किया करो, रिवाइज किया करो। खाली वीडियो को एंटरटेनमेंट की तरह मत देखा करो, उसको कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। और ये बात मुझे वीडियो स्टार्टिंग में सिखानी चाहिए थी, बट इट्स ओके, मैं बहुत बार बोल चुकी, कोई नई बात नहीं, ठीक है। ओके बाय एवरीवन, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड टेक केयर।